Hello दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन. दिस इज लेक्चर नंबर 3 सी फाइनल ऑडिट रेगुलर कोर्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम आफ्टर नवंबर 23. हाँ जी, नवंबर 23 वाले स्टूडेंट भी इस कोर्स को ले सकते हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफिक कोर्स है नवंबर 23, मई 24, नवंबर 24, मई 25, नवंबर 25, 24 और 25 वाले स्टूडेंट तो दिल खोलकर इस कोर्स को ले सकते हैं. नवंबर 23 वालों के पास एक एडिशनल ऑप्शन है कि भैया जो ऑलरेडी बैच है आप वो भी ले सकते हो, उसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट हमने इनकॉर्पोरेट कर दी है. लेकिन मेरा सजेशन क्या है, नया कोर्स ही देख लो भाई, जब नई क्लासेस चल रही हैं तो आ जाओ जी. स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के लाइव क्लास में. आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भगवान का नाम लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग रक्षिता, कौशिक, महातो जी, अंतरा, साय प्रथम, बिस्ट, उत्कर्ष, अंकुश, तेजश्री, यशिका, नेहा, अल्केश कुमार. ले सकते हो बेटा, लेकिन आपको इतनी जल्दी लेने की क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है. एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर मेरा 2025 में अटेम्प्ट है, क्या मैं क्लासेस लूँ? देखिए, अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्रूव करने के लिए ले सकते हो, क्योंकि आज का जब आप लेक्चर देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मेरी क्लासेस लेने के बाद आप आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से कर सकते हो. कैसे, वो आज के लेक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा, और इवन आप वीडियो के आखिरी में कमेंट करके जाओगे. मैं आज आपको पहले ही बता रहा हूँ, जो गूगल ड्राइव में भी बच्चे क्लासेस देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके या मुझे मैसेज करके बताएंगे कि सर मज़ा आ गया. ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ आज, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि आज आप मैसेज करके जाने वाले हो मुझे. आप इतना सब सीखोगे, इतना डिटेल में सीखोगे, आपको लगेगा कि यार मैंने आज तक नहीं सीखा था इतना. और आपकी रियल लाइफ में आपको मैं कह रहा हूँ 1000 गुना जितना आप अभी, क्योंकि अभी तो आप आर्टिकलशिप आपने ज्वाइन की है कुछ टाइम पहले, आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी. ऐसा भी हो सकता है कि आप इक्विवेलेंट टू सीए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, उसके इक्विवेलेंट आपको नॉलेज हो. मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा अभी अगले 2 घंटे के अंदर. गुड मॉर्निंग रविकांत, अभिषेक, नैना, हरिओम. गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को. स्टार्ट करें जी? हाँ, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास. जितने बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो दैट आई कैन सी कि आपने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है. सर यूट्यूब पे लाइक करने से अटेंडेंस मार्क हो जाती है? बेटा मुझे लग जाता है, मुझे इतना पता चल जाता है कि यू आर गोइंग टू बी विद मी फॉर द नेक्स्ट 2 आवर्स, और आप मेरे साथ दिल खोल कर पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए बस मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए ये बच्चा मेरे साथ है और अपने को मिलके आगे 2 घंटे चर्चा करनी है. आ गया हूँ जी मैं स्क्रीन पे. ये सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाया है. दिस इज फ्लो ऑफ ऑडिट. ये बेसिकली बताएगा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसकी चर्चा ये करने वाला है. कितने क्लासेस हैं यार, ये सारी बातें देखो आप प्लीज इंट्रोडक्शन में देखो. कंसेप्ट वाली क्लासेस में मैं ये सब बातें नहीं कर पाऊंगा. सर कल की क्लास थोड़ी, यार माधव, एट द एंड हम ये सारी डिस्कशन करेंगे. आई विल डेफिनेटली, आई कैन कंसिडर योर रिक्वेस्ट, डोंट वरी, बट बाकी बच्चे भी तो होने चाहिए रेडी. लो जी, सबसे पहले फ्लो ऑफ ऑडिट देख लेते हैं. सर लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हमें परचेज का ऑडिट करना है, नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, उस चीज़ से आप इग्नोर कीजिएगा. अगर मुझे परचेज का ऑडिट करना है तो मैंने कहा था बेटा कितना ऑडिट करें? आपने कहा था सर सैम्पलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन सैम्पलिंग से पहले मैंने कहा था आपको क्या निकालना पड़ेगा? रोमम निकालना पड़ेगा. रोमम बेटा 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, एक इनहेरेंट रिस्क और दूसरा कंट्रोल रिस्क. याद है ना? यहां से रोमम निकाल लिया था, और एक दूसरी चीज और चाहिए थी हमें, वो क्या थी? मटेरियलिटी, जो कि मैंने आपको बताया था ऐसे 320 के अंदर हम लोग करने वाले हैं. तो रोमम हमने इनहेरेंट रिस्क हमने कैसे देखा था? प्रीवियस रिजल्ट, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस का नेचर, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशन, बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर आते हैं. कंट्रोल रिस्क आपने कैसे निकाला था? मैंने कहा था इसके अंदर फिर से 2 पॉइंट आ जाते हैं. नंबर 1 वॉक थ्रू, नंबर 2 टीओसी. वॉक थ्रू के अंदर आपने क्या किया था? सर हमने अंडरस्टैंड किया था प्रोसेस को, हमने अंडरस्टैंड किया था रिस्क को एंड कंट्रोल्स को. अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे कि आपने वॉक थ्रू के अंदर किसी चीज़ की कोई टेस्टिंग भी की थी क्या? आंसर इज नो सर, हमने कोई टेस्टिंग नहीं की, हमने अंडरस्टैंडिंग ली थी. सर इसी के साथ एक पॉइंट और मैंने डिस्कस किया था कि वॉक थ्रू के अंदर एक डिसीजन मेकिंग की जाती है. वो डिसीजन मेकिंग की जाती है डिज़ाइन के ऊपर, कि भैया डिज़ाइन कंट्रोल्स के ठीक है या नहीं. अगर कंट्रोल के डिज़ाइन ठीक है तभी मैं अगला स्टेप फॉलो करूंगा, दैट इज माय कंट्रोल टेस्टिंग. और वहां जाके मैं सारी अजर्शंस जैसे कि इंप्लीमेंटेशन, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और कॉन्टिन्यूटी में टेस्ट करने वाला हूं कि सारी कंट्रोल टेस्टिंग की अजर्शन सही तरीके से काम कर रही है या नहीं. तो आप एक बार हमेशा ध्यान रखना, काफ़ी बच्चे से पूछा जाता है बेटा कंट्रोल टेस्टिंग में आप क्या चेक करते हो? तो वो बोलता है सर मैं कॉन्टिन्यूटी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी वगैरह ये सारी बातें देखता हूँ. लेकिन अगर कोई इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ ले कि कंट्रोल टेस्टिंग की कौन कौन सी अजर्शंस होती है, तो कहता है यार ये क्या पूछ लिया? बेटा अजर्शंस बेसिकली वही होता है जो एक ऑडिटर वेरीफाई करता है, चेक करता है. ध्यान रखना,
उसके बाद हमने मटेरियलिटी की बात की थी, जो कि SA320 के अंदर आपका कवर होने वाला है। उसके बाद ये वॉक थ्रू याद है आप लोगों को, मैंने पूरा एक प्रोसेस आपके लिए बनाया था, ये पूरा वही प्रोसेस है जिसका चार्ट मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, ठीक है। फिर आपने कंट्रोल टेस्टिंग की थी, कंट्रोल टेस्टिंग के अंदर हमने सैंपल सेलेक्ट किए। सर ये 25 सैंपल क्यों लिखा है बेटा, इसका पूरा एक गाइडेंस होता है, मैनुअल होता है, जिस फॉर्म में आप काम करोगे वहाँ पे कितने सैंपल सेलेक्ट करने हैं वो डिसाइड किया जाता है। थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल टेस्टिंग के लिए कितने सैंपल सेलेक्ट करें, क्योंकि कंट्रोल में अमाउंट का कोई बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि कंट्रोल का नेचर क्या है। जैसे कि कंट्रोल का नेचर कैसा हो सकता है सर, एक मैनुअल कंट्रोल हो सकता है, एक ऑटोमेटेड कंट्रोल हो सकता है, एक ऑटोमेटेड विद मैनुअल कंट्रोल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है नेचर ऑफ कंट्रोल कैसा है, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी देखनी पड़ती है कि वो डेली बेसिस का कंट्रोल है, वीकली कंट्रोल है, बाई वीकली कंट्रोल है, मंथली कंट्रोल है, क्वार्टरली कंट्रोल है, 6 मंथली कंट्रोल है या ईयरली कंट्रोल है। नेचर ऑफ कंट्रोल प्लस फ्रीक्वेंसी, फिर आपको गाइडेंस में जाना है, आपके गाइडेंस में लिखा होगा कि आपको इतने सैंपल सेलेक्ट करने हैं। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कोई एक कंट्रोल फेल हो जाए तो आप क्या कंट्रोल फेलियर बोल दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई एक कंट्रोल फेल हो जाए, आप टेस्टिंग कर रहे हो, कंट्रोल फेल हो गया, तो आप बोल दोगे भैया कंट्रोल रिस्क हाई है? नहीं सर, अगर कोई कंट्रोल फेल हो जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इस कंट्रोल के अलावा कंपनी ने कोई दूसरा कंट्रोल बना रखा है क्या, जिसको मैं चेक कर सकूं, जो सेम रिस्क को मिटिगेट कर सके। ऐसे कंट्रोल्स को बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल। तो सबसे पहले हम कॉम्पनसेटिंग कंट्रोल को चेक करते हैं, वहां पे अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है देन इट इज ओके, अदरवाइज फिर मैं कंट्रोल रिस्क हाई रखते हुए अपना ऑडिट डिसाइड करता हूँ, अपना NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करता हूँ। सैंपल निकालते हैं, हमने रेलेवेंट कंट्रोल को टेस्ट किया, या एजर्शंस हमने चेक की, फाइनल डिसीजन मेकिंग लेते हैं हम, कंट्रोल रिस्क हमारा लो है, मीडियम है या हाई है। इसी के बाद हमने कंट्रोल टेस्टिंग कर लिया, रोमम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सैंपल निकालेंगे। और ये सैंपल मैंने आपको कैसे निकलवाए थे, ये सैंपल मैंने आपको बताया था कि भैया हम एक सॉफ्टवेयर होता है आइडिया, उस सॉफ्टवेयर उस टूल की मदद से सैंपल निकाल लेते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट का पूरा एक शेड्यूल ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ना ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ परचेज। अब आप मुझे बताइए, इस शेड्यूल को लेने के बाद यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख दिया अपलोड लेजर इन दी सॉफ्टवेयर, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, क्या सॉफ्टवेयर में शेड्यूल को, लेजर को, डंप को आप डाल दोगे या आप कोई काम करने वाले हो? जस्ट गिव मी द आंसर, मैं आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ। आप सीधा अपने सॉफ्टवेयर को जब आप क्लाइंट पे ऑडिट करोगे तो क्या सीधा आप उस डेटा को सॉफ्टवेयर में डाल देने वाले हो, या आप उस पर कोई काम करने वाले हो, वर्क करने वाले हो? ये आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, जल्दी, क्विकली, जल्दी से मुझे बताओ। थैंक यू रविकांत, थैंक यू रविकांत। बेटा मैं तो आपको गाइड करूंगा, इफ़ योर एग्जाम आर लाइक इन नवंबर, तो प्लीज़ आप रेगुलर कोर्स के साथ जाएं। और अभी जो लाइव बैच चल रहा है आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। मयंक ने सबसे पहले जवाब दिया है, नैना ने सबसे पहले जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया, दोनों बच्चों का जवाब बिल्कुल ठीक है। सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, IPE टेस्टिंग करने वाले हैं, उसके बिना बात नहीं बनेगी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, IPE। अब जरा मुझे IPE की फुल फॉर्म भी बताओ। IPE की फुल फॉर्म क्या है, जरा बताओ मुझे। IPE की फुल फॉर्म बिल्कुल धानुमिता ने लिखा है सर, कंप्लीटनेस चेक करेंगे। जयेश ने लिखा है कंप्लीटनेस चेक करेंगे। सिर्फ कंप्लीटनेस चेक करने वाले हो क्या? ओनली कंप्लीटनेस चेक करोगे सॉफ्टवेयर को जब डेटा दोगे? सर कंप्लीटनेस देखेंगे, रिलायबिलिटी देखेंगे, रेलेवेंस देखेंगे, एक्यूरेसी देखेंगे IP टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद जब डेटा कंप्लीट है, एक्यूरेट है, रिलेवेंट है, रिलायबल है, तब मैं आगे बढ़ जाऊंगा अपने काम को करने के लिए। मैंने पेन की बैटरीज चेंज कर दी हैं, आई होप अब हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये डेटा जब देंगे तो यहाँ पे एक IPE टेस्टिंग करेंगे, ये रिवीजन करवा रहा हूँ अभी कल की क्लास का। उसके बाद उसको सॉफ्टवेयर में डालेंगे, जैसे कि हमने आइडिया का इन्फॉर्मेशन लिया, फिर हम मटेरियलिटी डालेंगे जो कि ऐसे 320 बताएगा, फिर हम रोमम डालेंगे, पुट रिस्क IR और CR को मैं रोमम बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ डालने की बात की थी आप लोगों से, वो था मिनिमम सैंपल। आप मिनिमम सैंपल भी बता सकते हो। उसके बाद सॉफ्टवेयर आपको क्या दे देगा बेटा, सैंपल्स निकाल कर दे देगा। यहाँ तक हमने कल किया था, ठीक है। उसके बाद जी सैंपल निकल गए, अब क्या करें सर, अब हम भैया उन सैंपल को टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करोगे सर, यहाँ पे हम लोग है ना अजर्शंस टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अजर्शंस टेस्ट करेंगे। और आपने अभी के लिए हमें बताया था सीवोप, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड प्रेजेंटेशन। बेटा ट्रांजैक्शन की बात करूंगा तो एक अकरेंस भी आ जाएगा, लेकिन वो बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमने कल किया था यहाँ तक। अब हम चलते हैं आगे।
सर ये फ्लो ऑफ ऑडिट का चार्ट कहाँ पर है? बेटा टेलीग्राम चैनल पे है, जो आपका नोट्स वाला टेलीग्राम चैनल है ना, उस पे जाओ और इस चार्ट का नंबर देख लो क्या है। हर चार्ट का एक नंबर है, क्योंकि मैंने 0 से लेके 50-60 चार्ट्स हैंडमेड चार्ट डाल रखे हैं, तो 43 नंबर चार्ट जो है वो आपका फ्लो ऑफ ऑडिट है। तो आपके लिए ईजी हो गया, बहुत सारे चार्ट्स हैं, 43 वाला डाउनलोड कर लेना जब आपको देखना हो। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब बात करते हैं आगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। देखो आज मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ ना, एक वो बोलते हैं ना क्विक ओवरव्यू, वो दिखाता हूँ मैं आज आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऐसे 320 जो मटेरियलिटी के ऊपर बात करता है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताने वाला हूँ पूरी। फिर मैं आपको बिग 4 के वर्क पेपर्स दिखाने वाला हूँ कि बिग 4 में मटेरियलिटी किस तरीके से निकाली जाती है। फिर उसके बाद बेटा ये एक बहुत ही सुपर डुपर पीपीटी मैंने बना रखी है आप लोगों के लिए, रियल लाइफ बेस्ड, कि बेटा मटेरियलिटी किस तरह से मूव करती है, किस तरह से काम करती है। यार देखो, पेपर पास करना है तो 3 कंसेप्ट है मटेरियलिटी के अंदर। अगर पेपर के लिए पढ़ाना है ना मेरे को, सिर्फ अगर मैं सिर्फ सीए फाइनल ऑडिट के पेपर के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि भैया पेपर के देखो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, सर ऐसा पढ़ा दो, फिर तो 4 क्वेश्चन है मैं अगले 20 मिनट में करवा के ख़त्म कर सकता हूँ। मेरा वो टारगेट नहीं है भाई। अगर आप सिर्फ पेपर के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको अभी भी बोल सकता हूँ आप मेरी क्लास मत लीजिएगा। आप किसी भी टीचर की क्लास ले लो जो डायरेक्ट आपको रटवाता है, पढ़वाते हैं, या फिर आपका काम हो जाएगा। मेरी क्लास आपके लिए फिर रेलेवेंट नहीं रहेगी। मेरी क्लासेस आप तभी लीजिएगा जब आप सीखना चाहते हो, जब आप ऑडिटर बनना चाहते हो और जब आप रियल लाइफ में ऑडिट करना चाहते हो। बाय प्रोडक्ट में आप पेपर पास कर जाओगे। क्या समझे मेरी बात? मैं आपको ऑडिटर बनाऊंगा, मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, रियल लाइफ का पूरा वर्क पेपर्स दिखाऊंगा कैसे हम ऑडिट करते हैं, मैं आपको ऑडिट करना सिखाऊंगा, पेपर हमारा उसके साथ साथ निकल जाएगा। तो मैं आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ऑडिटर बना रहा हूँ। एग्जाम तो हमारा पास हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी पीपीटी मटेरियलिटी के ऊपर मैंने बना रखी है, रियल लाइफ में किस तरह से मूव करती है ये सारी चीज़ें, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ विद वर्क पेपर्स, कैसे मूव करता है, क्या रेलेवेंस है। किताब से 100 गुना ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ। इन शॉर्ट आखिरी में बता दूंगा भैया एग्जाम में कौन से 4 क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको याद क्या करना है वो आपको पता रहे। ठीक है सर, हम समझ गए हैं आप क्या क्या करवाने वाले हो। चलो जी, फिर उसके बाद आखिरी में हम हमारा पूरा मॉड्यूल से कवर करेंगे, जो हमारा मॉड्यूल है, उसके बाद एक बार समरी से कवर करेंगे। इस तरह से ये पूरा मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलो जी, आ जाओ। अंतरा जी बिल्कुल ठीक है बेटा, फुल फॉर्म आपने बताइए। चलो जी, यहाँ से अब आगे चलते हैं। कल हमने डिस्कस किया था, एक बार दोबारा से मैं बस बेस बनाने के लिए लिख रहा हूँ। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे परचेज का ऑडिट करना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, दूसरा मटेरियलिटी। ये एस से 315 जी, ये एस से 320। अब आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले जो मैंने मटेरियलिटी निकाली, मैं जब परचेज का ऑडिट करूंगा, इसका मतलब मैं ये जो मटेरियलिटी निकाल रहा हूँ, ये सबसे पहले मैं किस स्टेज पे निकाल रहा हूँ? प्लानिंग स्टेज पे निकाल रहा हूँ। प्लानिंग स्टेज पे मैं एक मटेरियलिटी निकाल रहा हूँ। क्यों जी? सो दैट आई कैन डिसाइड क्या? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। मैं मटेरियलिटी प्लानिंग स्टेज पे निकाल रहा हूँ ये डिसाइड करने के लिए कि मैं ये डिसाइड कर सकूँ नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या रहने वाले हैं, मैं कितनी चेकिंग करने वाला हूँ। क्या सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे ही हम लोग मटेरियलिटी निकालेंगे क्या? आप लोग मुझे सोचकर बताइए, क्या मैं सिर्फ प्लानिंग स्टेज पर ही मटेरियलिटी निकालूंगा क्या? आंसर इज नो सर, हम सिर्फ प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी नहीं निकालेंगे, हम प्लानिंग के अलावा एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी मटेरियलिटी निकालते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? इसको बोलते हैं बेटा रीएसेस मटेरियलिटी। सर ये क्या है, ये थोड़ा समझा दीजिए। देखिए बेटा, जब आपने प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकाली ना, तो उससे आपको सैंपल मिल गए। आपने जब प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकाली होगी तो आपने बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया होगा, रिस्क को कंसिडर किया होगा, नेचर ऑफ एंटिटी को कंसिडर किया होगा, और उसके बेस पे आपने रिस्क भी निकाले होंगे और आपने सैंपल निकाल लिए। जब एग्जीक्यूशन स्टेज पे मैं मटेरियलिटी बेस पे चेकिंग करने लगा, मान लीजिए मुझे क्या मिला, कोई मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुआ, कोई मिसस्टेटमेंट क्या हुआ, आइडेंटिफाई हुआ, कोई कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन निकल के आ गई जो पहले नहीं थी।
अब आप मुझे बताओ, इनिशियल लेवल पे जब आपने रिस्क निकाला, मैं मटेरियलिटी के साथ रिस्क भी लेके चल रहा हूँ बेटा, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जब आपने प्लानिंग स्टेज पे रिस्क भी निकाले होंगे और मटेरियलिटी भी निकाली होगी, लेकिन बाद में फ्यूचर में अगर आपको कुछ नेगेटिव मिलता है, जो पहले आपने देखा था उसके अपोजिट मिलता है, तो आपको नहीं लगता कि यार जो मैंने पहले निकाला था, जो पहले मैंने प्लानिंग स्टेज पे जो वर्किंग की थी, उसे मैं वापस से जाके चेक करूँ? आप मुझे आंसर दो। क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो मैंने पहले प्लानिंग स्टेज पे वर्किंग की थी उसे मैं वापस से जाकर चेक करूं? क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है? आप मुझे ये बता दीजिए बस एक बार फटाफट से, क्या आपको लगता है या नहीं लगता है? बस आप मुझे ये बता दीजिए जल्दी से। निखत नसीम का आया है, यस सर बिल्कुल लगता है। तो ऐसे में क्या करते हैं बेटा, प्लानिंग स्टेज पे मैंने मटेरियलिटी निकाल ली, उसको मैं एग्जीक्यूशन स्टेज पे जाके रीएसेस करता हूं। अगर एक बात बताइए, रीएसेस मैंने कहा कि मैं मिसस्टेटमेंट या कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन या किसी भी फ्रॉड, या अगर मेरे को मान लीजिए कोई फ्रॉड भी मिल जाए, तो भी ऐसा हो सकता है कि मैं जाके ये सोचूं कि भैया जो इनिशियल लेवल पे हमने डिसाइड किया था वो रीएसेस कर लो। ऐसा भी तो होता है ना यार, आप किसी से दोस्ती करते हो, वो दोस्त आपको इनिशियल लेवल पे अच्छा लगता है क्योंकि आप उसके बारे में काफ़ी कुछ सोचते हो, थोड़े टाइम के बाद आप सोचते हो यार ये बंदा ना सही नहीं है, आप उसको रीअसेस करते हो। इसी तरह से मैंने प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकाली, मैं एग्जीक्यूशन स्टेज पे आके काम करता हूँ, मुझे मिसस्टेटमेंट्स मिलती है, फ्रॉड मिलता है, मेरे को डेविएशंस मिलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मिलते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार प्लानिंग की मटेरियलिटी को रीअसेस करना चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, मटेरियलिटी को रीअसेस भी कर लेता हूँ एग्जीक्यूशन स्टेज पे। अब आपने अपना जजमेंट अप्लाई करना है। अब आप सोचकर मुझे बताइएगा, सोचकर मुझे बताइएगा थोड़ा सा, आपने मटेरियलिटी रीअसेस की। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आ सकती है, या तो आपकी मटेरियलिटी बदल जाएगी या आपने जो प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकाली थी वही रहेगी। अगर आपकी मटेरियलिटी बदल गई तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मैं ये स्टूडेंट से जानना चाहता हूँ। दूसरा, ऐसे 320 का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको लिंकिंग तो समझ आनी चाहिए ना। अगर मैं इन सिचुएशन की वजह से मटेरियलिटी को रीअसेस कर रहा हूं, तो आपको नहीं लगता जो ऐसे 315 के अंदर हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं, रोमम निकालते हैं, उसे भी रीअसेस करना चाहिए? सोचकर बताइए, सोचकर बताइए। अगर मैं मटेरियलिटी को रीअसेस कर रहा हूं तो क्या मुझे रोमम रीअसेस करना पड़ेगा? सोचकर बताना है, सोचकर बताना है, आराम से सोचो और मुझे बताओ। आपका आंसर आएगा डेफिनेटली सर, सिर्फ मटेरियलिटी रीअसेस नहीं होगी, रोमम भी रीअसेस होगा। अब एक सिचुएशन आएगी कि जो हमने प्लानिंग पे निकाला था वो आपका सेम है, सेम एज प्लानिंग। दूसरा चेंज हो गया सर, चेंज हो गया, चेंज हो गया जी, चेंज में मैं मान रहा हूं आपका रिस्क पहले मीडियम था अब हाई हो गया। ऐसी सिचुएशन का इंपैक्ट मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन का मुझे इंपैक्ट बताओ। इंपैक्ट, इंपैक्ट सर सिंपल है सर, सैंपल चेंज हो जाएंगे, ऑडिट प्रोसीजर मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो सर मेरा NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मुझे दोबारा से डिसाइड करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक का काम जो मैंने किया है वो मेरा वेस्ट हो जाए या मेरे लिए वो इतना यूज़फुल ना रहे। धानुमिता ने बिल्कुल सही कहा, सैंपल साइज मेरे इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ तक तो आपने बात बिल्कुल सही तरीके से समझ ली। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया, मटेरियलिटी दो लेवल पे निकाली जाती है। एक प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकाली जाती है, नंबर 1 प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी निकाली जाती है। दूसरा एग्जीक्यूशन स्टेज पे मटेरियलिटी को रीअसेस किया जाता है। क्यों? आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन मिल सकती है जिससे आपको लगे यार मैंने प्लानिंग स्टेज पे जो काम किया था ना वो सही नहीं था, उसको वापस से रीअसेस कर लो। ये बात सर हमें समझ आ गई। अब सर एक बात बताइए, आपने कहा मटेरियलिटी एट प्लानिंग स्टेज जो आपने निकाली वो मेरे को सैंपल निकालने में ज़्यादातर हेल्प कर देती है। मैं एक हाइपोथेटिकल लेके चल रहा हूँ थोड़ा, जैसे कि उसने सैंपल निकाल दिए, लेट्स से दैट इज 450 सैंपल्स, ठीक है, मेरे को उसने हेल्प की। अब मैंने इन सैंपल की क्या की थी, याद करो। अब मैंने इन सैंपल की क्या की थी, चेकिंग की थी। याद है जी? हाँ जी सर याद है, आपने चेकिंग की थी। अब आप मुझे बताइएगा
चेकिंग के दौरान आपको क्या मिली? मिस स्टेटमेंट मिली। चेकिंग के दौरान आपको क्या मिली? मिस स्टेटमेंट मिली। अब इस मिस स्टेटमेंट को मैं कंसीडर करूं या इग्नोर करूं, ये कैसे पता चलेगा आप मुझे बताइए। और इस मिस स्टेटमेंट के साथ मैं डील कैसे करूं, ये कौन बताएगा, आप मुझे बताइए। सोच कर बताना। देखो, मेरी क्लास को जो बच्चे जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उनके लिए इनिशियल लेवल पे दिक्कत आएगी, बहुत हाई लेवल लगेगी आप लोगों को, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप बस मेरे साथ जुड़े रहना। 2 से 3 लेक्चर के बाद आपको ये सारा ज्ञान हो जाएगा और आपको आगे वाले लेक्चर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको नहीं है नॉलेज तो मैं आपको नॉलेज दूं, ना कि मैं ये एजम्पशन ले लूं कि यार बच्चे को इतना टेक्निकल लेवल पे क्यों पढ़ाना है, उसको एग्ज़ाम ही तो पास करना है, आगे बढ़ जाएगा। वो फिर मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। देखो, मिस स्टेटमेंट को डील कैसे करना है, उस मिस स्टेटमेंट को कैसे डील करना है, ये एक एस्से है आपका, एस्से नंबर 450, जो कि हम एस्से 450 के अंदर डिस्कस करेंगे, हाउ टू डील मिस स्टेटमेंट। लेकिन वो मिस स्टेटमेंट, देखा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलने वाला हूं, लेकिन वो मिस स्टेटमेंट क्या मेरे लिए मटेरियल है? क्योंकि देखो, हर मिस स्टेटमेंट मैंने कल बताया था ना, मैंने आपको कल ही बताया था, हर मिस स्टेटमेंट मेरे लिए रेलेवेंट नहीं होती, मटेरियल नहीं होती। क्या वो मिस स्टेटमेंट मेरे लिए मटेरियल है, मैं उसे कंसीडर करूं या इग्नोर करूं, इसके लिए कौन बताएगा? ये आपको ऐसे 320 बताएगा कि आपको मिस स्टेटमेंट को रखना है, डील करना है, या आपको उसे इग्नोर कर देना है। सर समझ आ गया। मटेरियलिटी जो हम निकालेंगे प्लानिंग स्टेज पे निकाल लेंगे, सैंपल निकाल लेंगे और चेकिंग करेंगे। चेकिंग के दौरान अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है, मिसस्टेटमेंट से डील कैसे करना है वो तो ऐसे 450 में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो मिसस्टेटमेंट मेरे लिए मटेरियल है या नहीं है, ये ऐसे 320 बताएगा। तो इसका मतलब यहां पे भी बेटा कितने ऐसे की लिंकिंग हो गई? 2 ऐसे की लिंकिंग हो गई। समझ आ रहा? सर समझ आ रहा है। 450 बता देगा अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो कैसे डील करना है, वो मिसस्टेटमेंट मेरे लिए मटेरियल है या नहीं है, ये ऐसे 320 बताएगा। एक और बात, एक छोटी सी लिंकिंग और, अगर वो मिसस्टेटमेंट फ्रॉड के नेचर की है तो मुझे बताओ एक और स्टैंडर्ड की लिंकिंग आ जाएगी, वो स्टैंडर्ड कौन सा है? अगर वो मिसस्टेटमेंट फ्रॉड के नेचर की है तो बेटा जी एक ऐसे 240 होता है जो कि बताता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड। तो आपको ऐसे 240 को भी अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे 240 भी अप्लाई करना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे मुझसे इंटर में पढ़े होंगे, उनको ये तो पता होगा यार सर ने पूरा प्रैक्टिकल तो पढ़ाया था, लेकिन इतनी सारी इंटरलिंकिंग नहीं की थी। वो इसलिए करनी पड़ती है, सीए फाइनल के अंदर पेपर में क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 स्टैंडर्ड की लिंकिंग आ जाएगी। अगर आपको लिंकिंग ही नहीं पता होगी तो आप कैसे लिखोगे बेटा? तो आपको समझ आया सर मैंने क्या किया? मटेरियलिटी निकाली प्लानिंग स्टेज पे, मैंने मटेरियलिटी निकाली अपनी एग्जीक्यूशन स्टेज पे, ठीक है जी, हाँ जी, और मैंने रीएसेस कर लिया। अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिली तो वो मिसस्टेटमेंट को डील कैसे करना है 450 में सीख लेंगे, और उस मिसस्टेटमेंट को मटेरियल है या नहीं वो 320 मुझे बता देगा। ये आपने मेरे को अभी तक इतना समझाया है, ये मैंने बेसिक आपको मटेरियलिटी 2 लेवल पे निकलती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आता है स्टेप नंबर 1। अभी तक तो मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई है। स्टेप नंबर 1, सर ये मटेरियलिटी क्या है? मटेरियलिटी क्या है? आप लोग मुझे बताइए मटेरियलिटी क्या है? मैं आपसे जानना चाहूंगा व्हाट इज मटेरियलिटी। एक बहुत ही जनरल स्टेटमेंट हमारा गाइडेंस नोट देता है कि एक ऐसा नंबर जिससे किसी यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंपनी के फाउंडर्स का नहीं, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाए, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, अगर वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाए तो वो नंबर आपके लिए मटेरियल है। वो नंबर आपके लिए मटेरियल है जिससे किसी यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन चेंज हो जाए, वो नंबर आपके लिए क्या रहने वाला है? मटेरियल रहने वाला है। अब ऑडिटर मटेरियलिटी निकालेगा कैसे, ये और बताइए। आपको मटेरियलिटी निकालनी है प्लानिंग स्टेज पे, निकालोगे कैसे? सोच कर बताओ। सर देखिए आपने ऑलरेडी बता दिया, मटेरियलिटी एक नंबर है। मटेरियलिटी क्या है? एक नंबर है। तो नंबर निकालने के लिए मुझे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैप्शन तो उठाना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैप्शन कौन कौन से होते हैं जरा मुझे बताओ। आप मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैप्शन बताइए जिसके बेस पे आप लोग मटेरियलिटी कैलकुलेट कर सकते हो।
सर रिवेन्यू हो सकता है, हाँ जी है ना, रिवेन्यू हो सकता है, परचेज हो सकता है, एफए हो सकता है, डेटर हो सकता है, डेटर हो सकता है, मे बी आप बोलो सर डेटर हो सकता है, कैपिटल हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है सर। ये बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैप्शन है जिसके बेस पे मैं मटेरियलिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है जी। अब मान लीजिए रिवेन्यू है 100 करोड़, प्रॉफिट है 10 करोड़, तो क्या 100 करोड़ मेरी मटेरियलिटी हो जाएगी? नहीं सर। अब इतना भी समझ आ रहा है कि एक मटेरियलिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन पे एक परसेंटेज अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे रिवेन्यू की मैं मटेरियलिटी निकालूँ तो 1%, प्रॉफिट का मटेरियलिटी निकालूँ तो 10%, मैं ऐसे ही अभी परसेंटेज ऐसे ही ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या निकाल लोगे, मटेरियलिटी निकाल लोगे कि ये भैया एक मटेरियलिटी निकल गई उस क्लाइंट की। तो मतलब मैंने क्या लिया, एक कैप्शन लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उस पर एक परसेंटेज अप्लाई कर दिया। ये परसेंटेज कैसे आता है, कौन सा कैप्शन लेना है, ये धीरे धीरे सब आएगा आपके इसी डिस्कशन में। तो ये मैंने क्या निकाल दी, एक मटेरियलिटी निकाल दी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो मटेरियलिटी मैंने निकाली है बेटा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी है। किसकी है ये? मटेरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। आप जब भी किसी कंपनी का ऑडिट करते हो तो सबसे पहले जो हम रिस्क निकालते हैं ना, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के निकालते हैं। उसके बाद जो चेकिंग मैं करता हूँ वो मैं करता हूँ अकाउंट लेवल पे। जैसे रिवेन्यू की चेकिंग करनी है, परचेज की चेकिंग करनी है, तो उसे बोलते हैं अजर्शन लेवल। सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे। जो मैं मटेरियलिटी निकालता हूँ या जो मैं रिस्क निकालता हूँ, सबसे पहले मैं निकालता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी को मैं ओवरऑल मटेरियलिटी भी बोल सकता हूं। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक स्टेप नीचे आता हूं और मैं अजर्शन लेवल की मटेरियलिटी निकालता हूं। अजर्शन लेवल की मटेरियलिटी क्या होता है बेसिकली, मैं बोलता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं अजर्शन लेवल। इसको बोल सकते हो आप अकाउंट लेवल। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी मेन मटेरियलिटी है ना, जो हमने ऊपर निकाली है, इसका एक परसेंटेज ले लेते हैं, लेट्स से 75%। इसको मैं बोलता हूं अजर्शन लेवल मटेरियलिटी। अजर्शन लेवल मटेरियलिटी को टेक्निकल भाषा में बोला जाता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। क्या बोला जाता है जी? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। और जो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे मटेरियलिटी निकली है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मटेरियलिटी ही बोलते हैं। सर ये दो मटेरियलिटी क्यों निकाल रहे हैं, ये और बता दो। हम सिर्फ इस मटेरियलिटी से हमारा ऑडिट क्यों नहीं कर रहे, हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाल ही क्यों रहे हैं? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है मुझे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वाली मटेरियलिटी से ही क्यों नहीं काम चला रहे, हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाल ही क्यों रहे हैं? बेटा देखो, बड़ा ही सिंपल इसका आंसर है, एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं। अगर आप मटेरियलिटी के बेस पे काम कर सकते हो, मतलब वो अमाउंट आपके लिए मटेरियल है। जैसे लेट से एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने मटेरियलिटी निकाल दी 10 करोड़ रुपए, ये मटेरियलिटी आपकी। अब अगर मैं इसी के बेस पे ऑडिट करता हूं, अपनी टेस्टिंग करता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 करोड़ से ऊपर के सारे अकाउंट मुझे टेस्ट करने हैं, सारे अकाउंट में मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं। लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई रिस्क चेंज हो गया, कल को मेरे को मटेरियलिटी रीअसेस करनी पड़ गई किसी भी वजह से, और ये मटेरियलिटी मान लो घट जाती है, यहाँ पे नेगेटिव कब होगा, मटेरियलिटी बढ़ेगी तब, घटेगी तब, घटेगी तब, क्योंकि हमें ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर मेरे यहाँ रिस्क ज़्यादा है तो मटेरियलिटी का नंबर बड़ा नहीं होगा, मटेरियलिटी का नंबर छोटा होगा। तो बेसिकली आप ये बोल रहे हो सर मैं बिल्कुल एट पार चल रहा हूँ, अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरी चेकिंग इम्पैक्ट हो सकती है। तो आप एक बात बताओ, जब भी आप कोई काम करते हो तो आप ये सोचते हो ना यार, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, कहीं आप घूमने जा रहे हो, कहीं आप घूमने जाते हो और आप लेट से दिल्ली में या पुणे में रहते हो, बट अब आप एक स्नो वाले एरिया में जा रहे हो, लद्दाख जा रहे हो घूमने के लिए। तो आपके साथ ऐसा होता है ना कि आप यार जैकेट्स पैक करते हो कि भाई जैकेट लेके चलो। तो जनरली आपका काम मान लो एक जैकेट से चल जाएगा, लेकिन आप क्या करते हो यार, सेफर साइड ना दो लेके चलो। हो सकता है कल को एक कुछ भी हो जाए, दो लेके चलो, सेफर साइड दो लेके चलो, ऐसा होता है। कल को आप कहीं ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, गाड़ी में तेल कम है, तो आप क्या बोलते हो, भाई सेफर साइड स्टार्टिंग में ही फिल करवा लो। मतलब यू वांट टू प्ले सेफ। अगर मैं 10 करोड़ पे ही चेकिंग करता हूं तो मतलब मैं बिल्कुल एट पार चल रहा हूं। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरे ऊपर रिस्क ज़्यादा आ जाएगा। आपको क्या लगता है, जो हमें चेकिंग करनी चाहिए थोड़ी एक्स्ट्रा नहीं करनी चाहिए?
थोड़ा मार्जिन रख के नहीं चलना चाहिए, ताकि कल को कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे 10 करोड़ से ऊपर सब कुछ चेक करना चाहिए या इससे नीचे कोई नंबर निकालना चाहिए? सर इसका एक छोटा नंबर ले लो ताकि आपके पास थोड़ा सा मार्जिन हमेशा रहे। इसीलिए हम क्या करते हैं, मटेरियलिटी का एक छोटा नंबर निकालते हैं जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कि भैया इस नंबर के बेस पे आप चेकिंग कर लो ताकि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ना हमेशा आपके पास एक 3 करोड़ का मार्जिन रहेगा। हमेशा आपके पास एक 3 करोड़ का मार्जिन रहने वाला है। आप एक छोटा नंबर निकाल लो। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें और करता हूं। बहुत सारी सीए फर्म क्या करती है बेटा, ये जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है ना, इसी के बेस पे ही अपने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करती है। इसी के बेस पे अपने फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करती है। आप मुझे बताओ, क्या ये तरीका ठीक है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या ये तरीका ठीक है कि आपने एक जो मटेरियलिटी निकाली, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाली, आपने उसके बेस पे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर दिए, क्या ये तरीका ठीक है? आंसर कैन बी येस और नो। आपका नो का मैं आपको रीजन बता रहा हूं। देखो येस में तो आपने काम कर दिया, भाई आपके हिसाब से ठीक है जी, ये मटेरियलिटी हमारी ठीक है। मैं नो का आंसर बता रहा हूं जी, इसको आपने सिर्फ फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे अलग अलग बेटा अकाउंट के नाम बताओ, सभी बच्चे मेरे को बताएंगे अलग अलग अकाउंट के नाम। सर एक रिवेन्यू है, एक अदर एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस के अंदर 2-3 अकाउंट बताना बेटा, जैसे कि एक स्टाफ वेलफेयर, ठीक है, एक रेंट, एक इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा एक और अकाउंट में ले रहा हूं कैश एंड बैंक, ठीक है। एक और अकाउंट अपन ले लेते हैं परचेजेस। एक और अकाउंट अपन ले लेते हैं, मान लो टक 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 डेप्रीशिएशन। ये मैंने अलग अलग अकाउंट ले लिए। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि सर जो रिवेन्यू है ना वो मेरा हाई रिस्क एरिया है, अदर एक्सपेंस मेरा लो रिस्क एरिया है, मेरा कैश एंड बैंक मीडियम रिस्क एरिया है, मेरा परचेज हाई रिस्क एरिया है, मेरा डेप्रिसिएशन लो रिस्क एरिया है। बेटा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या बेटा जी, बताओ। बिल्कुल हो सकता है सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 10 करोड़ मटेरियलिटी निकालता हूं और उसका पीएम मैं 7 करोड़ निकालता हूं, ठीक है, 70% मान लो मैंने 7 करोड़ उसका पीएम निकाल लिया, तो जब अपन सैंपल निकालेंगे तो सैंपल पे जो रूल लगेगा क्या वो सब पे सेम लग जाएगा? बिल्कुल सर सेम लग जाएगा। आपको नहीं लगता मुझे रिवेन्यू की चेकिंग ज्यादा करनी चाहिए और मुझे डेप्रिसिएशन को तो रिकैलकुलेट ही कर लो, इसको मैं छोड़ता हूं, और आपको अदर एक्सपेंस की चेकिंग में रिस्क कम है तो आप थोड़ा सा कम चेकिंग कर सकते हो? बिल्कुल सर, यही तो आपने सिखाया है, ज्यादा रिस्क ज्यादा चेकिंग, कम रिस्क कम चेकिंग। लेकिन अगर मैंने एक ही मटेरियलिटी ले ली, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, तो मेरा चेकिंग का लेवल तो सेम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, जो मेन मटेरियलिटी होती है ना, अगर कोई हाई रिस्क एरिया है तो हम बोलते हैं भैया एक काम करो, इसका 50% आप पीएम निकाल लो। 50% कितना हुआ? 5 करोड़। तो देखो यहां पे हमने मटेरियलिटी का नंबर छोटा लिया। अगर आपका कोई लो रिस्क एरिया है तो आप मटेरियलिटी एक काम करो, 75% 80% ले लो, तो आपका पीएम क्या आ जाएगा? 7.5 करोड़। यहां पे मैंने पीएम बड़ा रख लिया, नंबर बड़ा रख लिया। तो इसके बेस पे मैं अपना सैंपल निकाल लेता हूं अलग अलग बेस पे। तो यहां पे मैंने आपको क्या समझाया कि जो मटेरियलिटी हम निकालते हैं उसका जो पीएम होता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, वो पूरे फाइनेंशियल के लिए भी लोग सेम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ज्यादा चेकिंग कर रहे हो कर लो भैया, आपकी मर्जी। लेकिन समझदार अप्रोच क्या है, आप अकाउंट वाइज अपना मटेरियलिटी निकाल लीजिए, जिसको बेसिकली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बोलते हैं। उसके लिए आपको डेफिनेटली रिस्क को कंसीडर करना पड़ेगा। जब मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाल लेता हूं, बेटा ध्यान से समझना, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच चल रहा है। जब मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकाल लेता हूं, अब मेरे पास एक स्टेप आ जाता है। स्टेप, अब ये कौन सा स्टेप है पता नहीं, मैं लिख नहीं रहा। अब आ जाता है सेलेक्ट सेलेक्ट सिग्निफिकेंट अकाउंट। सिग्निफिकेंट अकाउंट। अब सर सिग्निफिकेंट अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए हमें परफॉर्मेंस मटेरियलिटी देखना पड़ेगा। अगर अकाउंट मेरा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से ऊपर है तो हम उसे डिटेल में चेक करने वाले हैं। बेटा दोबारा से अकाउंट लिखते हैं हम लोग, जैसे रिवेन्यू, ठीक है, पहले मैं हाई रिस्क लिख रहा हूं, परचेज, कैश एंड बैंक, ठीक है, अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में 3-4 लिखवा दो, पावर,
रेंट, स्टाफ वेलफेयर, लीगल, ठीक है। उसके अलावा ले लेते हैं अपन कोई छोटे एरिया और बताओ, शेयर कैपिटल, लोन्स एंड एडवांसेस, बोरोविंग, बहुत सारे अकाउंट आप ले सकते हो। मैं एक आपको यहाँ पे अपन एक अजम्पशन ले लेते हैं, यहाँ पे ना पीएम, हम एक सिंगल पीएम लेके चल रहे हैं, लेट्स से 7.5 करोड़ पूरे फाइनेंशियल के लिए, अलग अलग वाली नहीं ले रहे। अब यार रिवेन्यू का नंबर लिख रहा हूँ बेटा मैं आपके लिए, 50 करोड़, परचेज 35 CR, कैश एंड बैंक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ना 2 CR, पावर एक का एक्सपेंस था मान लो 12 करोड़, रेंट 4 करोड़, स्टाफ वेलफेयर 2.5 CR, लीगल एक्सपेंस 1 CR, शेयर कैपिटल मान लो 10 करोड़ की चल रही है कांस्टेंट, लोन्स एंड एडवांसेस 35 करोड़, बोरोविंग जो है मान लो वो 70 करोड़ रुपए की आ रही है। मैंने एक हाइपोथेटिकल फाइनेंशियल के नंबर्स बना दिए। अब आप लोग क्या करोगे, प्लानिंग स्टेज पे मटेरियलिटी आप लोगों ने निकाल ली। नाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द अकाउंट, नाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द अकाउंट फॉर टेस्टिंग। सिलेक्शन ऑफ अकाउंट को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंट। हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंट। तो अब आप मुझे बताइए, क्या रिवेन्यू एक सिग्निफिकेंट अकाउंट है क्या? जल्दी से आपने येस और नो में आंसर देना है। सर डेफिनेटली सिग्निफिकेंट अकाउंट है, पीएम मेरी 60 है, ये तो 50 करोड़ है, तो आंसर इज येस। क्या परचेज सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल सर। कैश एंड बैंक सिग्निफिकेंट है, मैं अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि 2 करोड़ 7.5। क्या पावर है? बिल्कुल जी। रेंट है? सर नहीं है, नो। क्या स्टाफ वेलफेयर है? नहीं है जी। लीगल है? नहीं है जी। चलो इसी तरह से कैश एंड बैंक पे भी मैं नहीं कर देता हूँ। शेयर कैपिटल है? बिल्कुल है। लोन एडवांस है, ये है। तो ये हमने क्या किया, बेसिस मटेरियलिटी, बेसिस मटेरियलिटी आपने क्या किया, सिग्निफिकेंट अकाउंट को सेलेक्ट कर दिया। बेसिस मटेरियलिटी आपने क्या किया बाबू, सिग्निफिकेंट अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया। क्या ये सही है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये सही है? सर हम सिर्फ नंबर को नहीं देखते, ध्यान रखना। हमने मटेरियलिटी कंसीडर की, मतलब यू आर कंसीडरिंग ए नंबर। हम सर नेचर ऑफ अकाउंट और रिस्क उसमें कितना है, इसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो देखो, जो सेलेक्ट हो चुका उसको छोड़ दो, जो नहीं सेलेक्ट हुआ उसे देखते हैं। क्या कैश एंड बैंक आपको लगता है कि हाई रिस्क एरिया है, उसे चेक होना चाहिए? उसका नेचर ऐसा है क्योंकि पूरा बिजनेस ही उससे फ्लो कर रहा है। बिल्कुल सर, होना चाहिए। स्टाफ वेलफेयर चलो मैं मानता हूं नहीं है हाई रिस्क एरिया। लीगल एक्सपेंस 1 करोड़, बताओ क्या इसको सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज ए सिग्निफिकेंट अकाउंट? मटेरियलिटी का कंसेप्ट बताओ। मटेरियलिटी 7.5 करोड़, लीगल एक्सपेंस सिर्फ 1 करोड़, सेलेक्ट करें या नहीं करें? काफी बच्चे कहेंगे सर छोड़ दो, लेकिन लीगल एक्सपेंस बेटा सिग्निफिकेंट अकाउंट है। कैसे? सर कैसे है? आपने 10 लॉयर को 10-10 लाख रुपए दे रखे हैं, टोटल आपका पीएनएल के अंदर 1 करोड़ रुपए आ गया, ठीक है। आपने कहा मटेरियलिटी से छोटा है, छोड़ दो। अरे भैया, वो आपके अलग अलग नेचर के केसेस को हैंडल कर रहे हैं जिनका प्रोबेबल आउटकम जो है वो 50 करोड़ तक हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि आपको प्रोविजंस बनवाने पड़ेंगे? अगर आप उसकी चेकिंग ही नहीं करोगे तो चेक कैसे करोगे कि फाइनेंशियल में प्रोविजन सही बने हुए हैं? आप कैसे कैसे देखोगे कि कोई फ्यूचर की लायबिलिटी हो सकता है कंपनी ने वो रिकॉर्ड ही ना कर रखी हो? तो लीगल बिकॉज ऑफ नेचर मेरा सिग्निफिकेंट अकाउंट है, बाकी सब ऑलरेडी ओके थे। तो मैं यहाँ पे आपको ये सिखाना चाह रहा था कि सिर्फ हम नंबर, क्वांटिटेटिव फैक्टर को कंसीडर नहीं करते, हमारे सिग्निफिकेंट अकाउंट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्वालिटेटिव फैक्टर भी कंसीडर करते हैं। क्वांटिटेटिव फैक्टर एज वेल एज क्वालिटेटिव फैक्टर दोनों कंसीडर किए जाते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंट को सेलेक्ट करने के लिए। यहां तक आपको मेरी बात समझ आई? बताओ सर, एक बार पूरा ओवरव्यू करवा दो, अभी तक आपने क्या क्या बताया है। लो जी, करवा देते हैं। सर मैंने आपको सबसे पहले आज करवाया कि बेटा जो मटेरियलिटी है वो हम 2 लेवल पे निकालते हैं, एक प्लानिंग स्टेज पे, दूसरा एग्जीक्यूशन स्टेज पे रीअसेस की जाती है। प्लानिंग स्टेज पे एनटीई और सैंपल निकाल लिए, एग्जीक्यूशन स्टेज पे रीअसेस करते हैं हम लोग कई बिकॉज ऑफ मिसस्टेटमेंट, डेविएशंस, कॉन्ट्राडिक्शंस,
स्टेटमेंट में कोई चेंज आ रहा है, कोई फ्रॉड नेचर है, रीअसेस करते हैं। रीअसेस करेंगे अगर मटेरियलिटी, तो साथ साथ मेरा रिस्क भी रीअसेस होगा। उसकी वजह से अगर कोई भी दिक्कत आती है, आपका एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज हो सकता है। ये बेसिक सी बात थी। फिर मैंने आपको बताया जब प्लानिंग स्टेज पे आप लोग ऑडिट करते हो, सैंपल चेकिंग करते हो, तो जब चेकिंग करने के बाद अगर कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो उसमें अलग अलग स्टैंडर्ड के एप्लीकेशंस आ जाते हैं। अगर उस मिसस्टेटमेंट को डील कैसे करना है, 450 बताएगा। फ्रॉड आ रहा है तो 240 बताएगा। वो मिसस्टेटमेंट मेरे लिए मटेरियल है या नहीं है, 320 बताएगा। फिर मैंने बोला मटेरियलिटी जो निकाली जाती है वो यूजर के डिसीजन को जो इंपैक्ट करे वो बेसिक मटेरियलिटी है। निकालने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक कैप्शन उठाते हैं, उस पर एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं। मटेरियलिटी निकल गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की, लेकिन जो चेकिंग करेंगे थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए करेंगे, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अकाउंट लेवल पे जो चेकिंग करने के लिए निकालते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मैंने निकाल ली, जो कि हर अकाउंट की सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। उसके बाद मैंने कहा भैया परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आ गई, अब आप सिग्निफिकेंट अकाउंट्स को सेलेक्ट कर लो। फिर आपने सारे सिग्निफिकेंट अकाउंट्स को सेलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियलिटी एंड नेचर ऑफ अकाउंट्स। सर सिग्निफिकेंट अकाउंट आ गए आपके पास, अब आप क्या करोगे, चेकिंग कर लोगे। ऊपर वाली बात थोड़ी सी रिपीट करूंगा। अब आप क्या करोगे, चेकिंग कर लोगे। चेकिंग करने के बाद मैंने ऊपर बोला था ना, कोई मिसस्टेटमेंट आ गई। नाउ आफ्टर चेकिंग मान लीजिए क्या हुआ, कोई मिसस्टेटमेंट आ गई, तो आपने बिल्कुल सही कहा सर, ऐसे 320 बोलता है कि चेक करो क्या ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं। अब आप मुझे बताओ, मैंने तो कहीं भी आपको ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं पढ़ाया। मैंने तो आपको एक मटेरियलिटी पढ़ाया है, एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पढ़ाया है। अब ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा सर? इसका मतलब अभी एक और मटेरियलिटी निकलेगी। आप गेम खेल रहे हो हमारे साथ, बिल्कुल सही बेटा। एक थर्ड मटेरियलिटी और निकलेगी। मैं यहाँ थर्ड जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एक थर्ड मटेरियलिटी का नंबर और निकलेगा बेटा, ये आपकी किताबों में है ही नहीं, ये आपकी बुक में नहीं पढ़ने वाले हो आप। एक थर्ड मटेरियलिटी और निकलेगी जिसको बोलते हैं AMPT। अभी के लिए आप सिर्फ थ्रेशोल्ड याद रख लो, थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कि जनरली बता रहा हूं 3 to 5% होती है ऑफ मटेरियलिटी। सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारी मटेरियलिटी कितनी थी, 10 करोड़, ठीक है, तो AMPT कितना आएगा बेटा, 10 करोड़ का 5%, 50 लाख, या फिर 0.50 CR। ये मेरा AMPT आ गया। अब आपके पास 3 मटेरियलिटी आ गई। मटेरियलिटी 10 करोड़, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 75 ले ली थी, तो 77.5 करोड़, जिसके बेस पे हमने सिग्निफिकेंट अकाउंट सेलेक्ट किए। चेकिंग करी, कोई गलती मिली तो मैंने AMPT देखी। अब आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छा एक बार भाई बता दो, मैं पता चले इतने डिटेल में पढ़ा दूँ और आप लोग के ऊपर से जा रहा हूँ, मैं बीच में एक बार रोक रहा हूँ लाइव वाले स्टूडेंट के लिए। समझ आ रहा है भाई, ये बता दो, पता चले मैं फ्लो में पढ़ाता हुआ ही चला जाऊँ। पूछ लेता हूँ, 40 मिनट हो गए हैं, एक बार बता दीजिए कि आपको समझ आ रहा है, तो फिर मैं उस लेवल पे, मतलब इसी लेवल पे आगे चलता चला जाऊँगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ आना है। सिर्फ किताब की बात करोगे तो कुछ भी नहीं है। तो एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो सर मज़ा आ रहा है, ये लाइन लिख दो, मेरा दिल खुश हो जाएगा। हाँ अगर दिक्कत है तो वो भी जरूर लिख देना, ये नहीं कि समझ आ नहीं रहा है और आप लिख दो मज़ा आ रहा है। जल्दी बताओ बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। ये लिख दो सर मज़ा आ रहा है। सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, माधव कह रहे हैं यस सर मज़ा आ रहा है। चलो जी, आई होप सभी स्टूडेंट को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो इस कंसेप्ट को। लो जी, अब अपन एक एग्जाम्पल उठाते हैं। सर एग्जाम्पल उठाओ आप। एग्जाम्पल, हमने चेकिंग की, मज़ा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया से। AMPT ने ना अभी आ रहे हैं। हमने चेकिंग स्टार्ट की, किसकी, रिवेन्यू की। हमने रिवेन्यू की चेकिंग की बेटा। एन ऑडिटर आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर आइडेंटिफाइड, यहां लिख देता हूं पूरा, ऑडिटर। अभी है ना, आप AMPT छोड़ दो, अभी के लिए सिर्फ थ्रेशोल्ड रखो, अभी के लिए सिर्फ थ्रेशोल्ड याद रख लो, ठीक है। या और देसी वर्ड बताऊं तो इग्नोर वाली मटेरियलिटी, इग्नोर वाली मटेरियलिटी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई की मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट का मैं नंबर बता रहा हूं आपको,
मिसस्टेटमेंट का नंबर है लेट्स से 10 लाख रुपए, बताओ क्या करोगे। मिसस्टेटमेंट का नंबर है 10 लाख रुपए, तो बेटा ऐसे केस में क्या करेंगे, सर बिल्कुल ही छोड़ देंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं छोड़ा जाता। आपको देखना पड़ेगा, पहले स्टेप 1 आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रीजन, अगर पॉसिबल है तो, अगर कोई क्लैरिकल दिक्कत है तो बात अलग है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रीजन। आपको लगे यार ठीक है एक जनरल रीजन है, तो आप पता है क्या लिख दोगे, आप पता है क्या लिख दोगे कंक्लूजन में, कंक्लूजन में क्या लिख दोगे, डिफरेंस इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट hence ignored। पहला केस। दूसरा केस, सर मुझे जो मिसस्टेटमेंट मिली है ना 10 लाख की, आपको देखना पड़ेगा उसका नेचर, अगर पॉसिबल है तो। अगर आपको नेचर फ्रॉड लगता है या आपको लगता है यार ये तो एक इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट है, एग्रीगेट मिसस्टेटमेंट जो है वो ग्रेटर देन मेरी कितनी हो सकती है, हमारी क्या थी एमपीटी 50 लाख, ग्रेटर देन 50 लाख हो सकती है, तो आप क्लाइंट को बोलोगे कि आइडेंटिफाई ऑल द मिसस्टेटमेंट और उनको आप ठीक करने के लिए बोलोगे। तीसरा एग्जांपल, सर मिसस्टेटमेंट का जो अमाउंट है वो है लेट से 2 करोड़ रुपए, मिसस्टेटमेंट का अकाउंट जो है अमाउंट जो है वो 2 करोड़ रुपए है, और इस 2 करोड़ में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी लिख लेता हूं मैं, 1 2 3 4, 4 ट्रांजेक्शन है जिनका अमाउंट भी लिख लेते हैं। एक 30 लाख की है, एक 30 लाख की है, एक 50 लाख की है, 60, एक 90 लाख की है। ठीक है जी, ये अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट है। ऐसे केस में क्या करेंगे आप बताओ। सर ऐसे केस में क्या होगा, सब बता रहा हूं बेटा, शुभम वगैरह सब बता रहा हूं। ऐसे केस में क्या होगा, सर हम क्लाइंट के पास जाएंगे, हम क्लाइंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट के पास जाएंगे और बोलेंगे देखो जी हमें 2 करोड़ की मिसस्टेटमेंट मिली है। आप क्लाइंट को जाके अपना एएमपीटी बताओगे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या क्लाइंट को आप जाके ये बोलोगे मैं 50 लाख तक की मिसस्टेटमेंट को इग्नोर कर सकता था बट ये 2 लाख। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, हम हमारी वर्किंग क्लाइंट को क्यों बताएंगे, वो तो मेरे रेफरेंस के लिए ना, मैं क्लाइंट को क्यों बताऊंगा कि मैं 50 लाख की, वो तो फिर 50-50 लाख के फ्रॉड करेगा। हमारा वर्किंग हम किसी का शेयर नहीं करते, हम क्लाइंट को बोलेंगे भैया 2 करोड़ की मिसस्टेटमेंट आ रही है, क्यों आ रही है, ठीक करो इसे। क्लाइंट कहेगा यार ये 4 जो आपकी मिसस्टेटमेंट है ना, इसमें से क्लाइंट काफी टाइम है ना आपके साथ एग्री कर लेता है। क्लाइंट कहता है एक काम करते हैं, मैं इन मिसस्टेटमेंट को ना करेक्ट करवा देता हूं, तो आपकी एक मिसस्टेटमेंट करेक्ट करवा देता है, दूसरी भी करेक्ट करवा देता है। वो फिर आपके साथ डिसएग्री करता है, वो आपके साथ डिसएग्री करता है, कह रहे कपिल जी कैसी बातें कर रहे हो, ये जो बाकी 2 मिसस्टेटमेंट की आप बात कर रहे हो ना, ये मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, ये मिसस्टेटमेंट है ही नहीं, ये तो नॉर्मल है, आप किस बेस पे इनको मिसस्टेटमेंट बोल रहे हो। अरे बाप रे, मैं क्लाइंट के पास गया लेकर के गलतियां हैं, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, आप बोल रहे हो कि ये मिसस्टेटमेंट ही नहीं है, कैसे बात बनेगी। आप मुझे बताओ क्या ऐसे केस में मैं क्लाइंट की बात सुन लूं, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं क्या कि ठीक है ये मिसस्टेटमेंट नहीं है, नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करें बेटा, ये जितनी भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होती है ना बेटा, सुन लो ध्यान से प्लीज, ये जितनी भी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट होती है ना, इन सब को, all the uncorrected misstatement from all the accounts, हम बताओ क्या करेंगे, हम एक वर्क पेपर बनाएंगे, एक वर्क पेपर बनाएंगे, वर्क पेपर फॉर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। मैं सब दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, तभी तो लिंक कर पाओगे जब रियल लाइफ के वर्क पेपर देखोगे। हम क्या करेंगे, एक वर्क पेपर बनाएंगे, वर्क पेपर फॉर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, और उसके अंदर वो सारी जनरल एंट्रीज डाल देंगे जिनके साथ जो भी एंट्रीज हैं, जो भी हम क्लाइंट के साथ एग्री नहीं कर रहे, वो लाइन बाय लाइन हम सारी यहाँ पे डाल देंगे और बोलेंगे भैया ये आपकी वो सारी अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है जो हमारे हिसाब से ठीक होनी चाहिए। मैनेजमेंट तो देखो ऑलरेडी डिसएग्री कर चुकी है, तो आपको क्या लगता है हम मैनेजमेंट से इस वर्क पेपर पे साइन करवाएं, आप कहोगे बिल्कुल करवाओ। तो हम क्या करेंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या मैनेजमेंट, ठीक है हायर मैनेजमेंट को बोलेंगे आप साइन करके दो, आप क्या करके दो, साइन करके दो और लिखो कि दीज आर नॉट मिसस्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यू, और उसका रीजन भी दे दो। आप उस पे साइन करके दो कि ये आपके हिसाब से मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, मैनेजमेंट से आप साइन करवाते हो।
इस लेटर को बेटा आप देसी भाषा में क्या बोल सकते हो, WR, दैट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या बोल सकते हो, WR, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आपने मैनेजमेंट से एस से 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, आपने 580 के हिसाब से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया कि लिख कर दो दीज मिसस्टेटमेंट, दीज अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑडिटर्स दीज आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट बट अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट दीज आर नॉट मिसस्टेटमेंट, इसका रीजन और आप साइन करके दो। एक बात बताओ, मैनेजमेंट ने अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर आपको दे दिया, साइन करके दे दिया कि भैया ये हमारे हिसाब से मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, अरे भाई फाइनेंशियल भी तो साइन कर ही रखे थे ना उन्होंने, तो एक बात बताओ क्या मैं छोड़ दूं क्या इनको, अब मैं क्या इनको ठंडे बस्ते में डाल दूं, ठीक है यार मैनेजमेंट ने साइन करके दे दिया, छोड़ो आगे बढ़ो, ऐसा करेंगे क्या? नहीं सर। अगर मैनेजमेंट फाइनली आपके साथ एग्री नहीं कर रही है तो आपको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को एक चीज और कम्युनिकेट करनी पड़ेगी कि बाबू सुनो मेरी बात, आपसे मैंने साइन करवाना था, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया और आपने मेरे साथ एग्री नहीं किया, बट अभी बात खत्म नहीं हुई है, हम आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे बताओ, वी विल मॉडिफाई योर ओपिनियन। अब वो क्वालिफाई दें, एडवर्स दें, डिस्क्लेमर तो नहीं जाएगा क्योंकि वो साइन वाइन करके सब दे ही रहा है, क्वालिफाई दें या एडवर्स दें, वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू एसए नंबर 705। बेटा इसे कहते हैं पढ़ना। 240 भी आया, 500 भी आया, 500 की सीरीज भी आई, 580 भी आया, 705 भी आया। अगर मैनेजमेंट हमारे साथ नहीं डिस्कस कर रही है, नहीं मान रही है, WR साइन करके भी दे दिया, तो अगर ठीक नहीं करोगे तो भैया सिंस मेरे लिए तो मटेरियल है ना ये, मैं अपना ओपिनियन क्वालिफाई करूंगा ही करूंगा। बेटा इस वर्क पेपर को क्या बोलते हैं वो भी बता दो सर। जो वर्क पेपर आपने बनाया है, एक वर्क पेपर बनेगा, इस वर्क पेपर का एक नाम होता है, क्या नाम होता है बताओ जरा, कोई बताएगा क्या? सर हमें नहीं पता, आप ही बताओ। इस वर्क पेपर का नाम होता है समरी। ओ भाई कहाँ पढ़ रहे हैं हम, पेज यहाँ है, चल वहाँ रहा है, समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है स्वैड वर्क पेपर। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, स्वैड वर्क पेपर। अब काफी बच्चों के ना मन में एक दुविधा होगी, एक डाउट होगा, मैं बताता हूँ वो डाउट क्या होगा। सर मैंने कहा बताओ मेरे बच्चों क्या बात है। सर आपने कहा कि जो मटेरियलिटी निकलेगी, मैं यहीं पे ही डिस्कस कर रहा हूँ, आपने कहा जो मटेरियलिटी निकलेगी उसका हम एक परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालेंगे, फिर एक AMPT निकालेंगे। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं इस अकाउंट की टेस्टिंग करूँ या ना करूँ। जैसे आपने स्टाफ वेलफेयर को छोड़ दिया और अगर उसमें कोई गलती मिली, उस गलती को मैं मिसस्टेटमेंट को मैं इग्नोर करूं या ना करूं, उसके लिए मैं थ्रेशोल्ड AMPT देखूंगा। उससे छोटा हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, उससे बड़ा हुआ तो क्लाइंट से ठीक करवाऊंगा, नहीं तो ऑडिट डिफरेंसेस के वर्क पेपर में लेके जाऊंगा, साइन करवाऊंगा, ओपिनियन मॉडिफाई करूंगा। सर लेकिन मेरे दिमाग में ना वो स्टाफ वेलफेयर चल रहा है। सर अगर PM से नीचे 10 अकाउंट है, आपने तो 10 छोड़ दिए होंगे, अब अगर मैं सबका टोटल कर दूं तो सर मटेरियलिटी से बड़ा हो जाएगा, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अनकवर्ड पोर्शन सर बहुत बड़ा है, हमारा अनकवर्ड पोर्शन तो मटेरियलिटी से ज्यादा हो गया। बेटा ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट को मर्ज करते हैं, क्लाइंट का लेजर निकाल लेते हैं, सारे अकाउंट के लेजर निकालते हैं और उनको ओवरव्यू कर लेते हैं। बेसिकली जो ट्रांजेक्शंस हाई वैल्यू अमाउंट होती है मेरे PM के अकॉर्डिंग, उनको मैं टेस्ट कर लेता हूँ, या उस अकाउंट की जो बड़ी ट्रांजेक्शन होती है उनको मैं देख लेता हूँ, वो डॉक्यूमेंटेशन कर लेता हूँ। तो ओवरव्यू जरूर कर लेते हैं, एक बार हम उनका एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के खत्म कर लेते हैं, ताकि कुछ भी अनकवर्ड ना रहे। एक दिन लगा के उस पर भी काम हम कर लेते हैं। यहाँ तक सबको समझ आया? समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस का वर्क पेपर बना लिया, ओपिनियन को हमने मॉडिफाई कर लिया। ये मैंने आपको पूरा मटेरियलिटी का फ्लो बताया। मटेरियलिटी निकलेगी प्लानिंग पे, सैंपल निकल गए, चेकिंग हो गई, चेकिंग के दौरान कुछ मिला, रीएसेस करेंगे तो रोमम भी रीएसेस होगा, ऑडिट प्रोसीजर दोबारा लग जाएंगे। मटेरियलिटी 3 तरह की होती है। सबसे पहले एक मटेरियलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, जो कि हमने फाइनेंशियल का एक कैप्शन लिया, उस पर एक परसेंटेज लगाया, उसका एक पार्ट लेते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जिसके बेस पे अकाउंट डिसाइड करते हैं। फिर मटेरियलिटी का एक और अमाउंट लेते हैं AMPT, जो हम देखते हैं कि भैया कोई स्टेटमेंट आए उसको इग्नोर करें या ना करें। चेकिंग के दौरान अगर कोई भी मिसस्टेटमेंट मिली, मैनेजमेंट को बोलेंगे ठीक करो, नहीं करती है तो देखेंगे भैया क्या मटेरियल है, हाँ AMPT से बड़ी है, तो एक वर्क पेपर में लेके जाएंगे जिसको बोलते हैं समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंसेस। वहां पे क्लाइंट को बोलेंगे भैया या तो ठीक कर दो या साइन करो, रीजन लिखो। वो साइन करेंगे, रीजन लिखेंगे, क्या बात खत्म? नहीं सर, उसके साथ ही हम हमारा ओपिनियन भी मॉडिफाई कर देंगे। ये था एक पूरा प्रैक्टिकल डिस्कशन। अब हम आगे चलते हैं, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अभी मैं वर्क पेपर दिखा देता हूँ। चलो सबसे पहले आपको ना, सबसे पहले आप वर्क पेपर देखो, मटेरियलिटी निकलती कैसे है। वर्क पेपर से पहले सर ये देख लो, चलो गाइडेंस देख लो। ये मैं बड़ा ही क्विक दिखाने वाला हूँ, जो मैंने आपको चीज़ें समझाई है ना वो ये यहाँ पे।
साथ साथ बताते रहना अगर कुछ ना समझ आए तो देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, मटेरियलिटी जो है ना एक रिलेटिव कंसेप्ट है, जजमेंटल कंसेप्ट है। कैसे, अगर मैं एक पार्टनर हूं तो मैं मटेरियलिटी और बेंचमार्क अलग ले सकता हूं, आप अलग ले सकते हो, तो उसके कोई ऐसे फिक्स रूल नहीं है कि ये परसेंटेज अप्लाई करनी है और तो यही मटेरियल। परसेंटेज भी जजमेंटल बेस पे हम लोग अप्लाई करते हैं, फर्म्स के रूल्स को फॉलो करते हुए अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे मटेरियलिटी में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही फैक्टर को कंसिडर करते हैं। बेटा ये पीपीटी जो वगैरह है ना, ये डिटेल गाइडेंस जो मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बनाता हूँ वो है, आपको मैं बस इसमें से रेलेवेंट पोर्शन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए एक मटेरियलिटी निकलती है आपको जो मैंने बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियलिटी। एक मटेरियलिटी निकलती है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। देखो यहाँ लिख रखी है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट को यूज़ करते हुए निकालते हैं, ताकि ऑडिट का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, वो बेंचमार्क लेते हैं उसमें, ठीक है। फिर अकाउंट लेवल की मटेरियलिटी निकलती है। फिर ये रीजन दे रहे हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो लेस देन मटेरियलिटी होती है, हम लेस देन लेते हैं ना मटेरियलिटी से फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके दो पर्पज हैं, टू अलाउ फॉर एग्रीगेशन ऑफ इमटेरियल अमाउंट, ठीक है, टू प्रोवाइड मार्जिन फॉर पॉसिबल अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। बेटा जो भी मेरी अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है तो उसका मैं ऑलरेडी मार्जिन लेके चल रहा हूँ, एक छोटा नंबर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और ये रोमम निकालने में हेल्प करती है, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आप लोगों को डिसाइड कर हेल्प करती है। ये अप्लाइंग मटेरियलिटी हो गई। एक मटेरियलिटी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए निकाली, ठीक है जी। उसके बाद एक मटेरियलिटी आपने अकाउंट लेवल के लिए निकाली, जिसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बोलते हैं। एक आपने एएमपीटी निकाला, अगर फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज आप थ्रेशोल्ड के नाम से भी याद रखोगे तो चलेगा, ऑडिट पोस्टिंग मिसस्टेटमेंट थ्रेशोल्ड, पोस्टिंग मिसस्टेटमेंट थ्रेशोल्ड, ऑडिट पोस्टिंग मिसस्टेटमेंट थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये इग्नोर करने के लिए हम देखते हैं, ये फिर एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बना के ऑलरेडी दिखा दिया था कि भैया मान लीजिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैप्शन है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी पीएम है, सबसे पहले मटेरियलिटी कैलकुलेट की इसने, सबसे पहले हम मटेरियलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क पेपर में भी दिखा दूंगा। यहाँ पे मटेरियलिटी देख रहे हैं हम, मटेरियलिटी जो निकाली जा रही है यहाँ पे प्रॉफिट के बेस पे निकाली जा रही है, ईबीआईटी के बेस पे निकाली जा रही है। तो मेरी मटेरियलिटी हो गई 50,000, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी उसका एक पार्ट ले लिया 11,250, और एएमपीटी हमने 5% लिया है यहाँ पे 750, तो ये पीएम आ गई 15,000, सॉरी पीएम आ गई 11,250, 11,250। अब देखो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंट है। अब यहाँ पे 11,250 से ऊपर देख लो क्या क्या है। आपने कहा हम अब जो पीएम है हमारा वो 11,250 है, तो आप कहोगे भाई 11,250 वाले अकाउंट मेरे लिए क्या हो गए, सिग्निफिकेंट अकाउंट हो गए, ठीक है जी। लेकिन मैं कुछ अकाउंट रिस्क के बेस पे भी लेता हूं, जैसे कि कैश, लीगल, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कुछ अकाउंट मेरे इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, जो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, जैसे अदर एसेट मेरी 1100 है तो मैं उसको इग्नोर कर दूंगा, मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट अकाउंट है। बाकी फिर ये रिस्क मॉडल है, ये अभी आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, ये छोड़ दो आप। ये भी रिस्क मॉडल मैंने समझा रखा है, इसको भी रहने दो, ये भी रहने दो अभी आप। बेटा आपके लिए अभी इतना ही ठीक है, बस मटेरियलिटी ना बहुत ज़्यादा, अदरवाइज एक्सेस हो जाएगा, फिर ये सब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सीखना मुझसे। अब आप चलो वर्क पेपर पे, एक बार वर्क पेपर दिखा देता हूँ, देन फाइनली बुक का कंटेंट आपको दिखा के, क्वेश्चन दिखा के ख़त्म करेंगे। हाँ वर्क पेपर ये रहे वर्क पेपर, मटेरियलिटी, लो जी। सबसे पहले एक वर्क पेपर आप इस तरह से बनाओगे, बहुत ही समराइज्ड मैनर में मैंने आपको दिखाया है। डिटेल वर्क पेपर आपका इससे बहुत डिटेल में होगा, जब आप रियल लाइफ में बनाओगे आपको डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ये वर्क पेपर है, मान लीजिए हमारा पर्पज़ है कि हम भैया मटेरियलिटी निकालें, तो आपको पता है भैया मटेरियलिटी एक नंबर होता है, तो वो नंबर कैसे निकलेगा, सबसे पहले कोई आपको बेंचमार्क लेना पड़ेगा। वो बेंचमार्क क्या हो सकता है सर, वो बेंचमार्क आपने बताया ना, रिवेन्यू हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लोन हो सकता है, फिक्स एसेट्स हो सकता है, कोई भी बेंचमार्क हो सकता है। अब आप मुझे बताओ कौन सा बेंचमार्क लें, ये किस चीज़ पर डिपेंड करना चाहिए कि कौन सा बेंचमार्क मैं सेलेक्ट करूं, आप बताओ। सर सबसे पहले तो हम मटेरियलिटी निकाल रहे हैं यूज़र के लिए, तो यूज़र का फोकस किस पे है, ज़्यादातर यूज़र का फोकस किस पे होता है, प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट मेरा एक एप्रोप्रिएट बेंचमार्क हो सकता है, लेकिन बेटा बहुत सारी इंडस्ट्री में हम प्रॉफिट को बेंचमार्क नहीं रखते। क्यों, क्योंकि कोई कंपनी आई है, मान लो वो नई नई स्टार्ट हुई है, स्टार्टअप है, तो उसके अंदर तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो ऐसे केस में हो सकता है मैं कोई दूसरा बेंचमार्क लूँ। कोई ऐसी कंपनी है जिसमें प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल नेचर का है, तो हो सकता है उस केस में मैं
प्रॉफिट को बेंचमार्क ना लूँ। कोई ऐसी कंपनी है जिसका ब्रेक इवन 10 साल का टाइम है, तो उस केस में हो सकता है मैं बेंचमार्क ना लूँ। तो आपको बेंचमार्क कौन सा लेना है, वहाँ पे कुछ एरियाज को कंसिडर करना पड़ेगा कि शेयर होल्डर का फोकस किस एरिया में है, ठीक है। कंपनी का लाइफ साइकिल कैसा है, कंपनी क्या स्टार्टअप है या वो ऑलरेडी पुरानी इंडस्ट्री है लाइक रिलायंस जो प्रॉफिट मेक कर रही है तो आप प्रॉफिट ले सकते हो। कंपनी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, क्या कंपनी इक्विटी बेस है या ज़्यादातर डेट बेस है, तो वो भी मेरे को हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि भैया मैं कौन सा बेंचमार्क लूँ। कंपनी के प्रॉफिट स्टेबल हैं या वेरी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। इन सब चीज़ों के बेस पे ओनरशिप स्ट्रक्चर, डेट अरेंजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ों को देखने, मतलब ऊपर वाली चीज़ों के देखने के बेस पे मैंने एक क्या ले लिया, एक बेंचमार्क ले लिया कि भैया प्रॉफिट ले लेते हैं, यूज़र का फोकस भी इसी पे है, कंपनी स्टेबल है, प्रॉफिट मेक कर रही है, तो आपने पीबीटी को एक बेंचमार्क ले लिया। अब आएगा परसेंटेज कितना अप्लाई करें, इस पर कोई गाइडेंस नहीं है। इसके लिए आपको जब आप किसी फर्म में काम करोगे या कर रहे हो वहाँ की आपको गाइडेंस रीड करनी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में बस एक चीज़ रहेगी कि मैं परसेंटेज कम अप्लाई करूँ या ज़्यादा अप्लाई करूँ, क्योंकि यार अगर मान लो प्रॉफिट 100 करोड़ है और अगर मैं 10% अप्लाई करता हूँ तो 10 करोड़ मैटेरियलिटी आ गई, 5 करोड़ करता हूँ तो 5 करोड़ आ गई। मैं जितना कम परसेंटेज अप्लाई करूँगा उतनी ज़्यादा चेकिंग होगी। तो आप सोचोगे मैं कौन सा परसेंटेज अप्लाई करूँ, तो आपके दिमाग में आएगा रिस्क कितना है, नेचर कैसा है। आप कहोगे यार रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, तो आप छोटा परसेंटेज लोगे। अगर आपको रिस्क नज़र ज़्यादा आ रहा है तो आप छोटा परसेंटेज लोगे। आप कहोगे कंपनी ने ज़्यादातर पैसा सारा उधार लिया हुआ है तो रिस्क ज़्यादा है, छोटा परसेंटेज लोगे। तो आप बाकी चीज़ों को कंसिडर करोगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी है, यार कंपनी के अगेंस्ट है, छोटा परसेंटेज लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आप परसेंटेज को देखोगे, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, सब डेट है, ज़्यादा छोटा परसेंटेज ले लो, ठीक है। ये मेरे केस में हायर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारा इक्विटी बेस था, इक्विटी है तो फेवरेबल सिचुएशन है, बड़ा परसेंटेज रख लो। डेट अरेंजमेंट, अगर आपका डेट अरेंजमेंट है ही नहीं तो आप ज़्यादा परसेंटेज ले लो, है तो छोटा ले लो। तो इस तरह से आपने कंपनी के बेंचमार्क्स को, फाइनेंशियल्स के बेंचमार्क को स्टडी किया, कंपनी के अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर किया, कंपनी के अंदर डेट को, इक्विटी को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, उसके लाइफ साइकिल को, इसके बेस पे आपने परसेंटेज को सेलेक्ट कर दिया। देन यू विल कंसिडर, और इनके बेसिस पे आपने मान लो 9%, 5%, 10% एक मटेरियलिटी का परसेंटेज आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हम फाइनेंशियल्स उठाएंगे। यहाँ पे बस मेरे को आपको एक चीज़ समझानी है छोटी सी। देखो बेटा, आप लोग और हम लोग जब क्लाइंट का ऑडिट करते हैं, आप मुझे बताना सोचकर, यू आर इन सीए फाइनल, आप मुझे सोचकर बताओ, जब हम क्लाइंट का फाइनेंशियल करने जाते हैं, ऑडिट करने जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लाइंट के फाइनेंशियल फाइनल होते हैं या ड्राफ्ट होते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये, आप मुझे बताओ। शुभम, जो मैं पूछ रहा हूं बेटा, ये बताओ सबसे पहले, जब आप ऑडिट करने जाते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंशियल फाइनल होते हैं या ड्राफ्ट होते हैं, ये मुझे बताइए आप। ड्राफ्ट होते हैं, ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स होते हैं। इसका मतलब अगर मैं जो भी बेंचमार्क ले रहा हूं, जो भी बेंचमार्क मैं लेने वाला हूं अपनी मटेरियलिटी के लिए, वो बेंचमार्क मेरा चेंज हो सकता है। इस क्लाइंट पे मान लीजिए आप मटेरियलिटी ले रहे थे, प्रॉफिट के बेस पे आप मटेरियलिटी निकालने वाले हो, ठीक है। तो आपने जो बेंचमार्क लिया वो 49, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, आपका जो बेंचमार्क आपने प्रॉफिट लिया है, अरे यार स्क्रीन काम क्यों नहीं कर रही, हाँ, जो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया है बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वट एवर इज द अमाउंट, मैंने एक एक्स, मैं आपसे एक एक्स अमाउंट का डिस्कशन लेके चलता हूँ। अगर मान लो क्लाइंट का प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए है ड्राफ्ट फाइनेंशियल में, तो आप मुझे ये बताओ, क्या उस प्रॉफिट को आप, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की तरह पूछ रहा हूँ, आप चाहोगे कि यार एक काम करो, 10 करोड़ का प्रॉफिट लेके मत चलो, इसको ना 8.5 ले लो, 10% और कम ले लो, क्या आप ऐसा करना चाहोगे? सर ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि कल को कोई प्रोविज़न आना है, कल को कोई एंट्री आनी है, कोई खर्चा आना है, तो उससे मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा बुक्स में। अगर मैंने ड्राफ्ट के टाइम पे प्रॉफिट रिड्यूस नहीं किया तो मैंने जो मटेरियलिटी निकाली होगी वो एक हायर प्रॉफिट के बेस पे निकाल दी होगी, और मेरी मटेरियलिटी मान लो 10 करोड़ के प्रॉफिट पे 10% निकाल ली मैंने, 1 करोड़, कल को प्रॉफिट रह गए 8 करोड़, मैंने 1 करोड़ के हिसाब से चेकिंग कर दी, तो 8 करोड़ के हिसाब से मेरे को फाइनल नंबर तो मेरे जो फाइनेंशियल के होंगे उसी के हिसाब से मेरी वर्किंग होनी चाहिए। अगर मेरे फाइनल नंबर प्रॉफिट के 8 करोड़ हुए तो सर उसका 10% तो 80 लाख रुपए हुआ, और मैंने चेकिंग कर दी 1 करोड़ के ऊपर लेके।
इसीलिए याद है जो पीएम निकालते हैं वो भी यहाँ पे हेल्प करती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो रिस्क है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, प्लानिंग स्टेज पे ही ना प्रॉफिट के नंबर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जो भी कैप्शन हम लेके चल रहे हैं ना उसमें से कुछ हटा लेते हैं। डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, और फिर मैं मटेरियलिटी निकालता हूँ। क्यों? ताकि फ्यूचर में जो भी एंट्रीज अभी डलने वाली है उससे ये नंबर इससे नीचे नहीं जाएगा। एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, इनिशियल प्रॉफिट ड्राफ्ट के टाइम पे आ रहा था 10 करोड़, आपने उसको ले लिया 8 करोड़, 8 करोड़ के बेस पे आपने मटेरियलिटी निकाल दी। अब एंट्रीज पड़ी, काफी कुछ हुआ, ठीक है, महीने भर के अंदर फाइनल बुक्स में प्रॉफिट आ रहा है 9 करोड़, 9 करोड़ प्रॉफिट आ रहा है, आपने 8 को लेके काम कर रखा है। कोई टेंशन वाली बात है या नहीं है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूं अब आपका दिमाग काम कर रहा है या नहीं। बताओ, ड्राफ्ट प्रॉफिट 10 करोड़, मटेरियलिटी कंसीडर प्रॉफिट 8 करोड़, फाइनल प्रॉफिट 9 करोड़। कोई टेंशन वाली बात है? टेंशन, नो टेंशन, बस ये कमेंट करो। टेंशन और नो टेंशन? नो टेंशन। सभी आप बोल रहे हो नो टेंशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी कम प्रॉफिट ले रखा है। अगर ड्राफ्ट प्रॉफिट 10 लाख है, कंसीडर्ड प्रॉफिट फॉर मटेरियलिटी 8 लाख है, और फाइनल प्रॉफिट 7 लाख है, या करोड़ में फिगर ले लो, तो ये फिर टेंशन वाली बात है, क्योंकि आपका नंबर अब चेंज है, क्योंकि आपका नंबर अब चेंज है। तो बेटा आपने क्या किया, प्रॉफिट था मान लीजिए, बेंचमार्क हमने मटेरियलिटी के लिए 550 लिया, उसका हमने मटेरियलिटी निकाला फाइनेंशियल के लिए 44, पीएम मैंने 75 ले लिया पूरे क्लाइंट के फाइनेंशियल के लिए। सर हम कब डिसाइड करें कि हमें पूरे फाइनेंशियल के लिए एक पीएम रखें या हर अकाउंट के लिए अलग अलग रखें? बेटा इसमें आपको क्लाइंट का नेचर एंड साइज देखना। अगर आपका क्लाइंट का नेचर जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक छोटी सी कंपनी है, तो उसमें आप अकाउंट वाइज क्यों अलग अलग निकालोगे? एक ही परफॉर्मेंस मटेरियलिटी निकालो, ऑडिट करके खत्म करो। बट कोई लिस्टेड क्लाइंट है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, बहुत रिस्क सिचुएशंस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप अलग अलग करो। तो ये सारा है ना एक ऑडिटर के, ये इन सारी चीज़ों को लिखा नहीं जा सकता। दीज ऑल आर वेरी सर्कमस्टांशियल बेस्ड। आप जिस क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हो उसका साइज क्या है, नेचर क्या है, वहां पे आप डिसाइड करोगे कि पूरा फाइनेंशियल का एक पीएम निकालूंगा या अलग अलग निकालूंगा। तो मैंने पीएम निकाला 75, 33 और एएमपीटी ले लिया मैंने 5%, 2-20। तो मैंने आपको बेटा बताया बेंचमार्क सेलेक्ट करना, मैंने आपको बताया परसेंटेज ज़्यादा लेना है कम लेना है वो, और मैंने आपको प्रॉफिट्स की बहुत सारी बातें की, और हमने मटेरियलिटी निकाल ली। समझ आ गया? अब हम बुक के कंटेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, जल्दी से बता दो। समझ आ गया? नाउ वी आर ऑन द बुक कंटेंट, यहाँ से हम स्टडी करने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं है लेक्चर देखते टाइम, डोंट वरी एट ऑल, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डालने वाला हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनिशियल लेक्चर्स में, अगर आपके पास बुक नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑडिट नोट्स पे आज ही मिलेगा क्लास के बाद, आप आराम से देख लेना। तो लेक्चर के बीच में ना कोई हड़बड़ी मत करना कि सर मेरे पास किताब नहीं है मैं कैसे करूँ या कुछ भी, आपको मिल जाएगा। बुक है, बहुत अच्छी बात है। मेरी बुक नहीं है, कोई इंटर की पुरानी बुक पढ़ी है किसी टीचर की, तो वो रेफर कर लेना अभी के लिए। चलो जी, अब आपके बुक का कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। एस्से का नाम है एस्से 320, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। परफॉर्मिंग क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एग्जीक्यूशन स्टेज पे भी हमको रीअसेस करना पड़ेगा। चलो जी लो जी, और आज आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा ना, आखिरी में दिखाऊंगा वो, कि आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा, इतना बूस्ट हो जाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे सर ये जो आपने चीज बनाई है ना आखिरी में, इससे ना मेरा दिल खुश हो गया, मतलब आपने मेरा टाइम किया, मतलब आपने जान डाल दी, मतलब ये आपको मजा आ जाएगा जो मैं आखिरी में एक चीज दिखाऊंगा आपको। लो जी, सबसे पहला स्टेप, मैं ऊपर के कंटेंट की बात नहीं करूंगा, पहले हम प्रैक्टिकल चीजें पढ़ेंगे, बाद में थियोरेटिकल चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले कहता है डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी का मतलब क्या हुआ बेटा? ये कह रहा है डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। कौन सी मटेरियलिटी है ये? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की मटेरियलिटी। उसके बाद कहता है एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, मतलब अकाउंट लेवल की मटेरियलिटी। व्हेन प्लानिंग द ऑडिट, प्लानिंग के टाइम पे मैं मटेरियलिटी निकाल रहा हूं। क्यों निकाल रहा हूं? ताकि एनटी वगैरह डिसाइड कर सकें। तो क्या कहता है देखिए बेटा, आपको ये भी बताऊंगा क्या रीड करना है क्या याद करना है, तो डोंट वरी, देखिएगा। When establishing the overall audit strategy, जब हम स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाते हैं ना तभी हम मटेरियलिटी निकालते हैं। तो क्या कहता है? When establishing the overall audit strategy, the auditor shall determine materiality for the financial statement as a whole. पहले पूरे फाइनेंशियल के लिए आप एक मटेरियलिटी निकाल लेना। If there is one or more particular item for which misstatement of lesser amount
then the materiality for the financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement. The auditor shall also determine the materiality level or level to be applied to those particular item. क्या समझे सर? देखो मैं समझाता हूँ. सबसे पहले कहता है आप एक मेटेरियलिटी निकाल लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी कोई एक पर्टिकुलर आइटम मिलती है या कोई अमाउंट मिलता है या अकाउंट मिलता है, सर इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, लीगल एक्सपेंस, ठीक है, तो आपने क्या करना है, लीगल एक्सपेंस के केस में लेसर अमाउंट भी यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज कर सकती है, ठीक है. Then the materiality for the financial statement as a whole could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statement. The auditor shall also determine, तो आपको एक दूसरी materiality भी determine करनी है, the materiality level or level to be applied to those particular item, कि भाई इन आइटम पे क्या materiality रहे. एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, materiality है 10 करोड़, लेकिन जो पर्टिकुलर आइटम है, जैसे कि दो आइटम ले लेते हैं, एक रिवेन्यू और एक अदर एक्सपेंस, तो हो सकता है रिवेन्यू के लिए मैं 50% लूँ और अदर एक्सपेंस के लिए 75, तो आपको लोअर अमाउंट्स पे डिसाइड करनी है उन आइटम्स और उन अकाउंट के लिए, ठीक है जी. अब आगे क्या कहते हैं, द ऑडिटर शेल डिटरमाइन परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, ऊपर बात की मेटेरियलिटी की, फिर क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी. द ऑडिटर शेल डिटरमाइन परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी फॉर द पर्पज ऑफ एसेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, रोमम में भी हेल्प करेगा, एंड डिटरमाइन द एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. आप पीएम भी निकाल लो जो कि आपको रोमम में भी हेल्प करेगा और आपको कितना नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर रहेगा उसमें भी हेल्प करने वाला है. ये दोनों आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ओनली रीड, आर लिखूंगा तो ओनली रीड. यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है. क्वेश्चन 1, यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, कि भैया आपको एक बेंचमार्क यूज करना है मटेरियलिटी निकालते टाइम. अब वो बेंचमार्क क्या होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कैप्शन होंगे, आपको ऑलरेडी पता है, तो देखिए क्या कहता है. डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. A percentage is often applied to a chosen benchmark as a starting point in determining materiality for the financial statement as a whole. क्या कहता है, एक परसेंटेज अप्लाई करना पड़ेगा एक चूज्ड बेंचमार्क पे. वो बेंचमार्क क्या हो सकता है जी, बेंचमार्क आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, उस पर एक परसेंटेज अप्लाई करना पड़ेगा एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द मटेरियलिटी और यू कैन कैलकुलेट द मटेरियलिटी, ठीक है. फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क इंक्लूड द फॉलोइंग. अब कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमें बताएंगे कि कौन सा बेंचमार्क लेना है. तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, फैक्टर्स बता दो कौन कौन से होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं बेंचमार्क को सेलेक्ट करने के लिए. तो क्या क्या फैक्टर्स हैं भैया, सबसे पहले तो द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. दूसरा, whether there are item on which the attention of user of the particular entity financial statement tends to be focused. भैया यूजर का फोकस कहाँ पे है, जैसे कि प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यूजर में टेंड टू फोकस ऑन प्रॉफिट, रेवेन्यू और नेट एसेट. तो जहाँ पे यूजर का फोकस है आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो बेंचमार्क. उसके बाद क्या कहते हैं, एंटिटी का नेचर क्या है, क्या लाइफ साइकिल है उसका, द एंटिटी, its life cycle and the industry and economic environment in which the entity operates. क्यों, क्योंकि ये भी आपको हेल्प करेगा बेंचमार्क सेलेक्ट करने के लिए. एंटिटी का ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ इट इज फाइनेंस्ड. अगर ये डेट बेस है तो हो सकता है आप कोई दूसरा बेंचमार्क लो, परसेंटेज आपके अलग रहेंगे. अगर इक्विटी है तो आप अलग से डिसीजन लोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंटिटी इज फाइनेंस स्लोली बाय डेट रादर देन इक्विटी, तो यूजर में पुट मोर एम्फेसिस ऑन एसेट एंड क्लेम ऑन दैम देन ऑन इक्विटी अर्निंग. क्योंकि भैया लोगों का पैसा लगा हुआ है तो लोग चाहेंगे कंपनी के पास एसेट्स हो, कल को हमारा पैसा नहीं मिला हम एसेट्स बेच के रिकवर कर लेंगे, तो उनका फोकस अलग हो गया उन यूजर्स का. और जो फैक्टर आप बेंचमार्क देख रहे हो वो कितना वोलाटाइल नेचर का है, क्योंकि अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाईली वोलाटाइल होगा तो उसे हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे. तो बेटा फैक्टर के अंदर बताओ सही बच्चे, कमेंट करो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं. नंबर 1, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर का फोकस कहाँ पे है, एंटिटी का नेचर क्या है, लाइफ साइकिल कैसा है, ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे फाइनेंस किया है, और उस फैक्टर का वोलाटाइल कैसा है. ये 5 पॉइंट आपने लर्न करने हैं. मतलब एग्जाम में अगर आ गया तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने. सर एज इट इज लर्न करने नहीं भैया, आपको बस 5 पॉइंट के कीवर्ड्स याद होने चाहिए. ये जो नीचे का पूरा पोर्शन है इसको आप स्किप कर सकते हैं, बट आफ्टर रीडिंग
मैं समझा देता हूँ, उसके बाद स्किप कर सकते हैं। हाँ जी सर समझाओ। आप मुझे बताओ, अब तो आपने पूरा प्रैक्टिकल कर लिया, अपन लोग मेटेरियलिटी निकाल रहे हैं। मेटेरियलिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई एक कैप्शन उठाना पड़ेगा। लेट्स से आपने कैप्शन उठा लिया रिवेन्यू, रिवेन्यू आ रहा है 100 करोड़, मैंने ऊपर ऑलरेडी एग्जांपल लिया था। 100 करोड़ का हो सकता है आप 1% 1 करोड़ की मेटेरियलिटी निकालना चाहो, लेकिन मैं कहता हूं एक काम करते हैं, रिवेन्यू को बेंचमार्क नहीं बनाते हैं, हम प्रॉफिट को बेंचमार्क बनाते हैं। प्रॉफिट है 10%, तो क्या अब मैं प्रॉफिट का भी 1% लूंगा या प्रॉफिट का मुझे 10% लेना पड़ेगा एक रेलेवेंट मेटेरियलिटी को निकालने के लिए? सर प्रॉफिट का तो 10 लेना पड़ेगा, तभी 1 करोड़ का नंबर आएगा मोर और लेस। तो आप यहाँ पे क्या सीख रहे हो कि ऑडिटर को ये भी दिमाग में रखना है कि अगर उसका बेंचमार्क रिवेन्यू है तो वो बहुत छोटा परसेंटेज अप्लाई करेगा। अगर आपकी गाइडेंस में 10% लिखा हुआ है, ऑफिस की गाइडेंस में लिखा है कि मेटेरियलिटी 10% रख लेना, लेकिन भाई साहब इतना भी ध्यान रखना वो 10% प्रॉफिट का हो सकता है। लेकिन अगर कल को आप रिवेन्यू से पर मेटेरियलिटी निकाल रहे हो, रिवेन्यू का नंबर 100 करोड़ है, तो उस पर 10 मत अप्लाई कर देना, उस पर हो सकता है 1% ही अप्लाई करना पड़े। तो आप कौन सा फैक्टर ले रहे हो उसके हिसाब से भी आपका परसेंटेज चेंज हो जाएगा। बस ये यही बताना चाह रहा है कि रिवेन्यू है तो परसेंटेज हो सकता है बहुत छोटा लगे, प्रॉफिट है तो हो सकता है परसेंटेज बहुत बड़ा लगे। तो लकीर के फकीर मत बन जाना। कोई आपको बोले कि मेटेरियलिटी 10% है तो आप बोलो अच्छा जी ठीक है, एफए के बेस पे निकाल रहा हूँ तो भी 10 है, रिवेन्यू के बेस पे निकाल रहा हूँ तो भी 10 है, प्रॉफिट के बेस पे निकाल रहा हूँ तो भी 10 है। आपको नहीं लगता आप घोचू हो? घोचू समझते हो बेटा, पागल भाया? हाँ सर ये तो बड़ी ही जनरल नॉलेज वाली बात है, ये तो बड़ी ही जीके वाली बात है। पढ़ लो बेटा एक बार, पढ़ाऊंगा पूरा, देखो ये मत बोलना सर स्किप कर दो, रेगुलर कोर्स स्किप कुछ नहीं कर पाऊंगा। Examples of benchmark that may be appropriate depend on the circumstance of the entity, including category of reported income such as profit before tax, revenue, GP, expense, equity, net asset। ऊपर वाले पॉइंट है, profit before tax from continuing operation is often used for profit oriented entity when profit before tax from continuing operation is volatile, आपका बहुत ही ज़्यादा volatile nature का है। Other benchmark may be appropriate such as GP और total revenue, आप दूसरे benchmark को consider करोगे उस टाइम पे। Determining a percentage to be applied to a chosen benchmark involve the exercise of professional 5% of PBT, 5% आप लगाओगे PBT पे from continuing operation to be appropriate for a profit oriented entity in a manufacturing industry, while the auditor may consider 1% of total revenue or total expense to be appropriate for a not profit oriented entity. Higher or lower percentage however may be deemed appropriate in different circumstances। तो ये बहुत ही बेसिक बात है, इसने आपको बताई। तो ये बात आपको समझ आई? सर बिल्कुल समझ आ गई। प्लानिंग स्टेज पे मेटेरियलिटी निकालनी है, फैक्टर को बेंचमार्क को कंसीडर करना है, बेंचमार्क के 5 फैक्टर है, तो 5 पॉइंट बस। अभी इतना सारा कंटेंट हमने रीड किया, बस मेरा फोकस पहला क्वेश्चन फैक्टर्स फॉर बेंचमार्क 5 पॉइंट पे रहेगा बस। ठीक है चलो जी अगला क्वेश्चन। क्या मैंने आपको सिर्फ प्लानिंग पे मेटेरियलिटी सिखाई है? नहीं सर, आपने तो ये भी बोला था एग्जीक्यूशन पे रिवीजन करना है। तो ये लो जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? रिवीजन एज द ऑडिट प्रोग्रेस। आप एग्जीक्यूशन स्टेज पे मेटेरियलिटी को रीअसेस करोगे। पढ़ लो जी। कब करोगे? जब कोई मिसस्टेटमेंट मिले, फ्रॉड मिले, जो मैंने पहले सोचा था उसके अगेंस्ट कोई सिचुएशन मिले, तब मैं रीअसेस करूंगा। 315 से लिंक कर लेना, यहाँ नहीं मिलेगा। मेटेरियलिटी रीअसेस होगी तो रिस्क भी रीअसेस होगा। ठीक है लो जी। सर ये बातें ना मजा आ गया सुन के। लो जी, द ऑडिटर shall revise materiality for the financial statement as a whole and if applicable, देखना क्या कहता है, the auditor shall revise materiality for financial statement as a whole, मतलब materiality को revise करो, and if applicable the materiality level or level for a particular class of transaction, account balance and disclosure। बेटा घुमा के लिख रहा है, क्या बोल रहा है? एज ए होल वाली को भी रिवाइज करो और इफ एप्लीकेबल जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस की मेटेरियलिटी है उसे भी करो। मतलब बेटा पीएम की बात कर रहा है, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को भी रिवाइज करो। द ऑडिटर शैल रिवाइज मेटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल एंड इफ एप्लीकेबल द मेटेरियलिटी लेवल और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स। एस क्यों लगा रहा है? क्योंकि हो सकता है अपने हर अकाउंट की अलग अलग पीएम निकाल रखी हो। देखो अब कोई बच्चा नहीं समझ रहा इतनी डिटेल में तो वो लेवल और लेवल्स में फर्क ही नहीं समझेगा, या कोई टीचर भी नहीं समझाएगा, वो भी पढ़ा के निकल जाएगा। जिन टीचर्स ने प्रैक्टिकल ऑडिट नहीं किया उसे पता ही नहीं चलेगा ये 2 बार क्यों लिखा है। ये 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि पीएम फाइनेंशियल के लिए एक भी हो सकती है, पीएम फाइनेंशियल के कैप्शन के लिए अलग अलग भी हो सकती है। लॉजिकल बात है। ठीक है
अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर इन द इवेंट, कब करोगे ऐसा, ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑडिट दैट वुड हैव कॉज द ऑडिटर टू हैव डिटरमाइन ए डिफरेंट अमाउंट और अमाउंट सेट इनिशियली। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ गई कि जो मेरी पहले अगर होती तो मैं जो इनिशियली मटेरियलिटी डिसाइड कर रहा था वो मेरी चेंज हो जाती। इफ द ऑडिटर कंक्लूड, अगर आप ऐसा कंक्लूड करते हो दैट ए लोअर मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, तो ये मटेरियलिटी हो गई। एंड इफ एप्लीकेबल मटेरियलिटी लेवल फॉर अकाउंट बैलेंस दैट मीन पीएम, कि भैया मेरे हिसाब से मैं कंसिडर करता हूँ कि लोअर होनी चाहिए, क्या, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, देन द इनिशियली डिटरमाइंड इज अप्रोप्रिएट, जो मैंने इनिशियली डिटरमाइन की थी उससे, द ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी, तो सिर्फ मटेरियलिटी चेंज मत करना, इट इज नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड वेदर द एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रिमेन अप्रोप्रिएट। तो आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भैया मेरी मटेरियलिटी चेंज हो रही है, पीएम चेंज हो रही है, तो क्या मेरा एनटीई और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सही है या उनको भी मैं चेंज करूँ। तो ये मैंने कीवर्ड हाईलाइट कर दिए, ओनली रीड कर लो बेटा, क्योंकि जिस बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज है वो खुद से बता सकता है कि अगर मटेरियलिटी चेंज हो रही है तो रिस्क भी चेंज होगा, एनटीई भी चेंज होगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें एसेस करनी पड़ेगी। बात समझ आई यहाँ तक? मैंने आपको मटेरियलिटी निकालना सिखा दिया, रिवीजन सिखा दिया। अब आप एक बात बताओ, क्या जो भी काम आप ऑडिट में करते हो उसे डॉक्यूमेंट करते हो? सर करते हैं। एक मेरी बात हमेशा याद रखना अपने जीवन में, क्योंकि आप सब सीए बनने वाले हो, ऑडिट आपका मेन एरिया हो सकता है। आप एक बात लिख लीजिए, मैं हमेशा अपने बच्चों को सिखाता हूँ, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन। अगर आपने किसी काम को डॉक्यूमेंट नहीं किया तो ये माना जाएगा आपने वो काम नहीं किया, चाहे वो आपने काम किया ही हो। सर इसका मतलब क्या है? सर अगर आप क्लाइंट के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हो जिसमें आपने कोई डिसीजन मेकिंग की है, आपने कोई जजमेंट लगाई है, प्लीज़ आप उसे डॉक्यूमेंट करो। बेटा एक फ़ोन आ रहा है, वो मैं ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। हेलो, हाँ जी। अगर आपने कोई काम डॉक्यूमेंट नहीं किया तो ये माना जाएगा आपने वो काम ही नहीं किया। अगर आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हो, कोई इंक्वायरी कर रहे हो, कोई इंस्पेक्शन कर रहे हो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो, आप बोलोगे मैंने देख लिया, अरे भैया लिखो कब देखा, किसके साथ देखा, साइन करवाओ, वर्क पेपर बनाओ, नहीं तो माना जाएगा आपने कुछ भी नहीं किया। ये जीवन में हमेशा याद रखना, जब भी आप ऑडिट करो तो आपको सब डॉक्यूमेंट करना है। मटेरियलिटी क्या थी, अगर कोई मटेरियलिटी किसी अकाउंट के लिए मैंने छोटी डिसाइड की है वो क्या थी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या थी, और क्या मैंने कोई रिवीजन किया है क्या, ये सब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल पार्ट पूरा डिस्कस हो गया। अब थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं 5 मिनट में, फिर आपका एस्से खत्म। लो जी सर हम जब रिवीजन करें तब भी ऐसे ही करें क्या? बेटा आपका चॉइस है, जैसे आपको सही लगे। मैं आखिरी में बता दूंगा ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह से आपको सही लगे आप उस तरीके से रिवाइज कर लेना। लो जी, हाँ बेटा चिराग यही वाला कोर्स मिलेगा। बेटा जी देखो यार ये कैसी बातें करते हो चिराग, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं है और मेरी क्लासेस फ्री हैं तो बेटा हमेशा जो अपडेटेड कोर्स है वही तो मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी ना वो बच्चे अलग हैं, बच्चे तो सब सेम है मेरे लिए, यही वाला मिलेगा। ठीक है, लो जी स्कोप ऑफ दिस एसे आप, मैं स्किप करवाता हुआ चलूंगा कि आपको नहीं रीड करना। द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एसे डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का कंसेप्ट लगाना है कब कब? प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसे 320 की बात हो गई। ऐसे 450 से लिंक कर रहे हैं। ऐसे 450 एक्सप्लेन हाउ मटेरियलिटी इज अप्लाई इन इवैल्यूएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। देखो यहाँ वर्ड क्या लिख रहा है? आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। आइडेंटिफाइड मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं लिख रहा, कह रहा है आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं है, ये 320 बताएगा। तो 320 को अप्लाई करना पड़ेगा ऑन द ऑडिट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अब आप एक बात बताओ बेटा जी, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, सीए फाइनल के बच्चे हो, अगर मैं आपको वो पूरी चर्चा ना करके लेके आता, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, करेक्टेड मिसस्टेटमेंट, समरी ऑफ ऑडिट डिफरेंस, तो क्या इन लाइनों को हम समझ पाते अच्छे से? क्या इन लाइनों को हम अच्छे से समझने वाले? भाई बिल्कुल नहीं समझने वाले थे। रटवाने वाली बात तो अलग है, मैं नहीं रटवा सकता। ठीक है, इफ एनी ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कह रहा है हम स्टेटमेंट जब मिलेगी तो 450 के साथ 320 की एप्लीकेशन लेंगे, 320 के साथ 450 की एप्लीकेशन लेंगे। चलो जी आगे कह रहा है मटेरियलिटी क्या है, थ्योरी क्वेश्चन। यहाँ मैं ऐसे लिखूंगा, देखो बेटा एक होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक होता है थ्योरी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं मैं आपका पेपर का।
मटेरियलिटी क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट? लो जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जनरली हमारा फ्रेमवर्क भी बताता है मटेरियलिटी ये हो सकता है। मैं बेटा स्क्रीन को देख के पढ़ाता हूँ, रीजन बीइंग कंटेंट कट गया तो पता नहीं चलेगा मुझे। मटेरियलिटी क्या है देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफन डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको पता है ना, मैनेजमेंट भी जो फाइनेंशियल बनाती है वो मटेरियलिटी लेवल को कंसिडर करते हुए बनाती है। मतलब सर, एक ऑडिटर जब ऑडिट करता है वो भी मटेरियलिटी कंसिडर करते हुए ऑडिट करता है, मैनेजमेंट भी अपने फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू इंडेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाती है। सर इंडेस वगैरह भी कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी डिस्कस करते हैं? जी हाँ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए डिस्कस करते हैं कि अगर आप 1% से अगर कोई खर्चा आपका ज़्यादा है तो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो वो मटेरियलिटी बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। हम मटेरियलिटी निकाल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए। तो कह रहा है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी ऑल्दो डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, ऑल्दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिस्कस मटेरियलिटी इन डिफरेंट टर्म्स, वो अलग अलग टर्म्स में भी कर सकते हैं। दे जनरली एक्सप्लेन दैट, वो जनरली क्या करते हैं, ये 3 पॉइंट अब आपको याद करने हैं सर, एज इट इज करने हैं। मैं हमेशा एक ही बात बोलूंगा, नो कीवर्ड्स याद करने हैं, ठीक है। लो जी, मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग ओमिशन आर मटेरियल कब? इफ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस the economic decision of user taken on the basis of the financial statement। misstatement इंडिविजुअल या एग्रीगेट अगर किसी यूजर के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं तो वो मटेरियल है। जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टांस एंड आर अफेक्टेड बाय द साइज और नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट। एक ऑडिटर को मिसस्टेटमेंट देखकर हमेशा एएमपीटी कंसिडर मत करना। मैंने आपको बताया था ना, रीजन जानना। अगर आपको लगे रीजन नॉर्मल है, फिर एएमपीटी से कंपेयर करके बोल देना इग्नोर है। बट आपको रीजन लगे कि भैया किसी ने पर्सनल एक्सपेंस, मेरी बात को ध्यान से सुनना इसलिए मैं इतनी प्यार से बोल रहा हूँ, अगर ऑडिटर को लगे कि एक पर्सनल एक्सपेंस 50,000 रुपये का, सिर्फ मात्र 50,000 रुपये का फाइनेंशियल में चार्ज कर दिया, क्या इग्नोर कर दूंगा क्या लिख के कि बिलो एएमपीटी? नहीं सर, नेचर खतरनाक है। एक ट्रांजेक्शन का खर्चा हमें मिला है, हो सकता है हजारों हो, तो ऐसे केस में अपने को वो चीज़ मटेरियल है या नहीं, वो 50,000 मटेरियल है या नहीं, सिर्फ एएमपीटी से कंपेयर नहीं करेंगे, पहले नेचर देखेंगे। उसमें मेरे को सर्कमस्टांसिस के हिसाब से साइज और नेचर देखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ था, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ साथ साथ। आगे, judgment about matter that are material to user of the financial statement are based on a consideration to the common financial information needs। देखो बेटा, अब आप ऑडिटर हो, ऐसा हो सकता है कि एक यूजर आए, वो बोले यार मेरे लिए तो ये मटेरियल है, मेरा डिसीजन तो इससे चेंज होता है। आप कहोगे माई बाप रुक जाओ, मैं यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक यूजर की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के हिसाब से अपना ऑडिट कर रहा हूँ, ना कि किसी एक ग्रुप और एक किसी इंडिविजुअल के हिसाब से आप कर रहे हो। तो ये 3 बातें थी। मटेरियलिटी जो किसी के इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके। मटेरियलिटी जो मेरे को मिसस्टेटमेंट मिलती है उसका साइज और नेचर हम देखते हैं, और हम कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की नीड्स के हिसाब से मटेरियलिटी को कंसिडर करते हैं, ना कि ग्रुप और एक इंडिविजुअल, ठीक है जी। सर अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एफआरएफ अगर इन सब चीज़ों को ना एक्सप्लेन करे, ये बोला ना जनरली एक्सप्लेन, ना एक्सप्लेन करे तो मैं मटेरियलिटी किसको मानूं? तो फिर आप ऊपर वाला ये वाला कंटेंट रेफर करते हुए इसके हिसाब से मान लो। अगर कोई भी कुछ भी ना बोले तो आप इनको ही रेफर कर लेना। इफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क does not include a discussion of concept of materiality, the characteristics referred in above paragraph provide the auditor with such a frame of reference। तो आप इन्हीं को ही रेफर करते हुए डिसाइड कर लेना, ठीक है। आगे, द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्या परसेंटेज लेना है, कौन सा बेंचमार्क लेना है, सारा प्रोफेशनल जजमेंट का खेल है। एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये मेरा इम्पैक्ट करेगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है, एक ऑडिटर उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करने वाला है। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एज्यूम, भाई ऑडिटर भी क्या है ना, एक चीज़ें एज्यूम कर सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब मैं मटेरियलिटी निकालता हूँ तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ। क्या एज्यूम करूंगा? देखो आपको ये तो समझ आ गया कि अपन किसी एक इंडिविजुअल यूजर के लिए काम नहीं कर रहे, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कुछ बातें। क्या? कि जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे ये फाइनेंशियल को रीड करना आता है, उसको नॉलेज है
क्योंकि उसे ये पता होना चाहिए ना फाइनेंशियल बने भी मटेरियलिटी कंसेप्ट पे है, फाइनेंशियल को ऑडिट भी मटेरियलिटी कंसेप्ट पे किया गया है। उसे पता होना चाहिए फाइनेंशियल के अंदर बहुत सारे एस्टिमेट्स, प्रोविजन, जजमेंट्स इन्वॉल्व है। उसे पता होना चाहिए ऑडिट जो है वो सैम्पलिंग के बेस पे किया गया है। उसे पता होना चाहिए कि हमसे भी चीजें छूट सकती हैं बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये इसलिए एज्यूम कर सकता है वो कि भैया कोई यूजर कल को आके ऑडिटर को लाइबल ना ठहराए। तो क्या कहता है देखिए, ऑडिटर क्या क्या एज्यूम कर सकता है कि यूजर, यहां पे आप हर किसी पॉइंट के साथ यूजर ऐड कर सकते हो, यूजर हैव ए रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस and economic activity and accounting and willingness to study the information in the financial statement with reasonable diligence। भैया वो स्टडी कर सकता है, उसको नॉलेज है। दूसरा, अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड एट द लेवल ऑफ मटेरियलिटी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मटेरियलिटी के कंसेप्ट को फॉलो करते हुए बने हैं। तीसरा, रिकॉग्नाइज द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट बेस्ड ऑन यूज ऑफ एस्टिमेट्स, जजमेंट एंड द कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट। आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, प्रोविजंस, एम्प्लॉय बेनिफिट लायबिलिटी, जिसमें फ्यूचर का डेटा कवर होता है, और वो एक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये मैं एज्यूम करके चलता हूं यूजर के लिए। कल को कोई यूजर आके मुझे ये ना बोले कि भैया तुमने तो बोला था ट्रू एंड फेयर व्यू, तुमने तो बोला था गोइंग कंसर्न ठीक है बट कंपनी तो बंद हो गई ना। भैया हम आपको पहले ही सारी चीजें क्लियर करके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने थियोरेटिकल क्या देखा, मटेरियलिटी क्या है बेसिकली, ऑडिटर क्या क्या एज्यूम करके चलता है, उसके बाद कुछ बेसिक बातें, ये रेलेवेंट इतना नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। क्या कहता है देखिए, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। सर ये तो ऑलरेडी बता दिया। एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट, मतलब 450 के साथ भी लगाना है, ऑन द ऑडिट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट इफ एनी ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मिंग द ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। सर इसको स्किप कर सकते हैं, कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी कवर है, तो मैं ऑलरेडी रीडर लिख रहा हूं। आगे, इन प्लानिंग द ऑडिट, आप प्लानिंग पे जो मटेरियलिटी निकाल रहे हो, द ऑडिटर मेक्स जजमेंट अबाउट द साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट दैट विल बी कंसिडर मटेरियल। दिस जजमेंट प्रोवाइड ए बेसिस फॉर, सर ये जजमेंट क्या बेस प्रोवाइड करेगी, हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करेगी एनटीई ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन एंड एसेस ऑफ रोमम एंड डिटरमाइनिंग द एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। हमें हर लेवल पे ये प्लानिंग मटेरियलिटी हेल्प करेगी, रिस्क असेसमेंट में भी, रोमम में भी, एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में भी हेल्प करने वाली है। इवन अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के इफेक्ट को इवेल्युएट करने में भी हेल्प करेगी। ठीक है, ऐसे 450 यहाँ पे, इसको भी सिर्फ आप रीड कर लेना, ये भी बेसिक था। ये सारी चीजें आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेशन है मटेरियलिटी की। मटेरियलिटी क्या है भैया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एसे, सबसे पहले परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात बता रहे हैं, तो वो क्या है, एक अमाउंट जो सेट करते हैं मटेरियलिटी से नीचे, तो क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एसे performance materiality means the amount or amount set by the auditor at less than the materiality for the financial statement as a whole to reduce to an appropriate low level। हम उसको इतना reduce कर देते हैं ताकि misstatement का level ऊपर ना जाए, low level that the probability that the aggregate, भाई ऐसे 450 के साथ कर रहा है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाए, किससे, द एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। भाई एक प्रोबेबिलिटी, हम पीएम क्यों निकालते हैं, मैंने हालांकि पहले ही बता दिया था, इसलिए निकालते हैं कि लो प्रोबेबिलिटी हो, किसकी, कि जो मिसस्टेटमेंट है, कौन सी मिसस्टेटमेंट, चाहे वो आइडेंटिफाइड हो या अनडिटेक्टेड हो, दोनों ही तरह की, ठीक है, एक्सीड मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, ये प्रोबेबिलिटी कम हो जाए कि ये जो मिसस्टेटमेंट है ना ये एक्सीड कर जाए मेरी मटेरियलिटी से। अगर ऐसा होगा तो हमारा ऑडिट ही खराब हो गया। तो मैं चाहूंगा ना मिसस्टेटमेंट हमेशा मेरे मटेरियलिटी से छोटी रहे, तो भैया आप छोटा मटेरियलिटी का नंबर लेकर चलो ताकि ये प्रोबेबिलिटी हमेशा कम रहे। If applicable, performance materiality also referred the amount or amount set by the auditor at less than the materiality level or level for a particular class of transaction, account balance और disclosure। सर लैंग्वेज तो बड़ी डिफिकल्ट है, स्किप कर दो ना, आप रीड करो। मैंने आपको देखो टेक्निकली भी समझा दिया, पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे। ये हो गया पूरा ऐसे 320। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से जो निकल कर आए वो एक बार देख लेते हैं। एक आपको निकल के आया कि मेटेरियलिटी क्या है, एक आप क्या क्या एज्यूम कर सकते हो, 2, उसके बाद निकल के आया आपका डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी फैक्टर्स 3, उसके बाद रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी 4 क्वेश्चन। अब सर आप एक चीज दिखाने वाले थे जिसमें आपने कहा था कि आपको मजा आ जाएगा, वो देख लो। एक चीज मैं आपको दिखाने वाला था, वो देख लीजिए आप। नहीं गलत फाइल ओपन कर दी मैंने, सॉरी।
सर आप लोग क्वेश्चन बैंक करते हो, बहुत सारा टाइम लगाते हो। एक बार तो मैं करवाऊंगा पूरा क्वेश्चन बैंक, मैं आपको करवाने वाला हूँ लाइव क्लास में, ठीक है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन बैंक करोगे बाद में, बहुत सारा टाइम लगेगा। अब आप इतना टाइम तो नहीं दे सकते ऑडिट के लिए। मैंने आपके लिए क्या किया है देखिए, हर चैप्टर में देने वाला हूं मैं ऐसे आपको। दिस इज ए लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैं आपको जो लिस्ट दूंगा वो पॉसिबल क्वेश्चंस की दूंगा, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। अब इसमें ऐसे 320 पे आ जाओ, ये अभी नहीं दूंगा बेटा, इसको लिस्ट को मैं अपडेट करूंगा सारी अच्छे से और रिसर्च करके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए मैंने इस बार के एग्जाम के लिए, तो यही लिस्ट आपके लिए रेलेवेंट रहेगी। लेकिन इसमें मैं और भी पॉसिबल क्वेश्चन डाल दूंगा। लो जी, 320 और 450 की लिंकिंग होती है, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है ऐसे 320 एंड 450। बेटा क्या क्या क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। मटेरियलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट क्या है, किताब में आंसर है। ऑडिटर क्या क्या एज्यूम कर सकता है, बेंचमार्क के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मटेरियलिटी को रिवाइज करना। एक 450 का एक क्वेश्चन आएगा जो अनकरेक्टेड स्टेटमेंट की मैंने बात की थी, उसके इफेक्ट को कैसे इवेल्युएट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ये एक्सेल शीट रेफर करनी है, और आप बस हमेशा कोशिश करना अब बुक में ही मार्क कर लो। कुछ बच्चे, हालांकि समरी चार्ट समरी बुक सब दिया है मैंने, लेकिन पता है आप बुक में भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास ऐसे 320 आ गया। अब आपको पता है यार ये स्कोप मेरे को रीड नहीं करना, ठीक है। मेरे को मटेरियलिटी इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ प्लानिंग मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है या 3 है, वोटेवर, ये मेरा 2 है। तो बाकी पोर्शन आप रीड स्किप जैसे आपको मर्जी है वैसे कर लो। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो बेटा, अभी समरी। अगर आप कभी, ये मेरी दो तरह की समरी है, ये मेरी हैंड रिटन समरी है। इसके अंदर जो हमने इंपॉर्टेंट पोर्शन दिया है ना वो सब आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ क्वेश्चन वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो यहाँ पे दे दिया है। लेकिन सर इससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लो आप। लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि आपको वहाँ से पॉसिबल क्वेश्चंस पता चल जाते हैं। अब आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, चार्ट बुक। सर हमने देख लिया ऑलरेडी, हमारे पास है, फिर भी एक बार दिखाना चाहूँगा मैं। ओपन हो रही है अभी, ये लो जी, ऐसे 320 पे आ जाते हैं। ओहो क्या हो गया, इतनी तेज क्यों भाग गई है। लो जी बेटा, ऐसे 320, इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एज्यूम दैट द यूजर, चारों पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। हैव ए रीजनेबल नॉलेज अबाउट द बिजनेस, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एट द लेवल ऑफ मटेरियलिटी, रिकॉग्नाइज अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन द मेजरमेंट, ठीक है। फ्यूचर इवेंट्स वगैरह को रीजनेबल डिसीजन ले सकते हैं। 4 पॉइंट थे, चारों कवर हैं। मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी क्या है वो बता दिया, रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी बता दिया, बेंचमार्क का जो क्वेश्चन था उसके जो मेन पॉइंटर थे, पॉइंटर में 6 पॉइंट आपको कन्वर्ट दे दिए निकाल के, और आप जजमेंट निकालते हो उसकी हेल्प क्या होती है वो। जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो इस चार्ट बुक के अंदर आपका कवर है। तो सर ये चार्ट बुक और मेन बुक हम इसको कैसे पढ़ाई करें, आप ये और बता दीजिए सर। देखिए बेटा, नाउ यू हैव टू अप्लाई योर जजमेंट। हर बच्चे का ना यहाँ पे अलग केस है। सर एक ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तो बहुत डिटेल में ऑडिट पढ़ रहा है, लेकिन बाद में वो दूसरे सब्जेक्ट करेगा तो ऑडिट उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये सबसे बड़ा वीक एरिया होता है। एक बार अगर आपने ऑडिट को छोड़ दिया ना, आप पूरा भूल जाओगे, ब्लैंक हो जाओगे, आपको वापस फिर उसे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट बुक दे दी है, अब आपको क्या करना है, सर मेरा ऑडिट कंप्लीट हो गया, मैंने एक बार रिवाइज कर दिया, अब मैं ऑफिशियली सर एक बार ऑडिट को बंद करना चाहता हूँ क्योंकि सर अब दूसरा सब्जेक्ट उठाना है। करो बेटा, करना पड़ेगा। आपने ऑडिट को रख दिया, आपने क्या करना है, चार्ट बुक हमेशा अपनी मेन स्टडी टेबल पे रखनी है। मैं जो बोल रहा हूँ ना थोड़ा बोलने में ऑकवर्ड हो सकता है, बट प्लीज़ बिलीव मी, ये लाइफ चेंजिंग चीज़ है, ठीक है। आप जब भी वॉशरूम जाते हो या आप कभी एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हो, ठीक है, आपने अपने वाइट बोर्ड पे या जहाँ पे भी आप अपना डेली टारगेट लिखते हो ना, वहाँ लिख देना है ऑडिट चार्ट बुक, ठीक है। आपने उसको उठाना है 5 मिनट के लिए, मैक्सिमम 5 या 7 मिनट लगते हैं, ठीक है जी। आज मैं पेज 1 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे 200 को ओवरव्यू कर लेता हूँ। उस चार्ट से आपने एक पेज ही तो पढ़ा यार, 5 मिनट लगेंगे। आपने वो पढ़ लिया, आपका रिकॉलिंग हो गई, पहले रिकॉल करना, फिर आपने बंद करके वो चार्ट बुक रख दी। अब दूसरे सब्जेक्ट भाई अगर आप ये बोलो नहीं सर मैं 5 मिनट भी नहीं दे पाऊंगा, तो ठीक है भैया, फिर आप जैसे कर रहे हो करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है।
आपने 5 मिनट में रिकॉल की चीज़ों को रीड किया, चार्ट बुक साइड में बंद करके रख दी। अगले दिन वॉशरूम, अगर वॉशरूम में क्या होता है, इफ़ यू आर स्पेंडिंग 10 मिनट्स तो आप 4 स्टैंडर्ड का रिवीजन कर लोगे। और बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लगेगा यार मैं पहले मेन सब्जेक्ट कवर कर लूँ, बाद में देखूँ, और बाद में करो ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी इन ऑडिट प्लीज़ बना के रखना। ऐसा हो सकता है आपका FR और SFM में बहुत अच्छे नंबर आए, ऑडिट में आप ना स्कोर कर पाओ, रीज़न बिंग आप उसे छोड़ दोगे। छोड़ना नहीं है कभी भी नहीं छोड़ना टिल योर एग्ज़ाम। प्यार करना है उसे। और आपको बताऊं, फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा आपका, ये फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है ऑडिटिंग। दूसरी चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी, मैंने आपको एग्जाम के क्वेश्चन भी दिखा दिए, क्वेश्चन बैंक हम बाद में करेंगे। ऐसे 315, 320, 450 ये सारे स्टैंडर्ड जब हो जाएंगे तब मैं इनके क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आप क्वेश्चन के अंदर लिंकिंग समझ पाएं। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ 320 करवाया, 450 का तो नहीं पता कंटेंट क्या है, 240 का कंटेंट नहीं पता, तो अभी हम क्वेश्चन बैंक करने के हालात में नहीं है। अब आप मुझे बताओ, क्लास का टाइम 1 घंटे 40 मिनट से 2 घंटे ठीक है, या 2.5 घंटे से 3 घंटे करना है, ये और बता दो। मैं चाहता हूं कि कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो, बोरिंग फील नहीं होना चाहिए क्लास में। आज की क्लास कैसे लगी मेरे को हर लाइव स्टूडेंट प्लीज कमेंट करके बताएगा। आप लाइव चैट में अगर कमेंट कर रहे हो तो प्लीज उसे कॉपी कर लेना, क्योंकि मैं आपका कमेंट मेन कमेंट सेक्शन में भी देखना चाहता हूँ। और जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि कमेंट जरूर करके जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ को और हम इम्प्रोवाइजेशन नहीं करने के लिए कह रहे हैं। आप जैसे बोलोगे, अगर आप इम्प्रोवाइजेशन सजेस्ट करोगे वो भी कर लेंगे। आपका सजेशन तो चाहिए, लेकिन आपका अगर अच्छा लगा तो अप्रिसिएशन भी चाहिए। मैं मांग के ले रहा हूँ भैया, चाहिए। देखो, मटेरियलिटी एज कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट वाला क्वेश्चन है जैसे सर, तो उसमें केस स्टडी टाइप में आया बेटा, मैं सब बताऊंगा। देखो अभी आप है ना, अभी सिर्फ मटेरियलिटी कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन पे अभी मत जाओ। 1 घंटे 40-45 मिनट से 2 घंटे परफेक्ट है सर। बैंक ऑडिट के नोट्स, यार बैंक ऑडिट के कौन से नोट्स आप मांग रहे हो, मुझे एक बार क्लियर करो पहले। ये बैंक ऑडिट के कौन से नोट्स आप मांग रहे हो बेटा, मुझे क्लियर करो आप। कौन से नोट्स आप मांग रहे हो बैंक ऑडिट के, मुझे क्लियर करो, क्योंकि कल भी आपने पूछा था। तो मैं बाद में बैठा, मैंने कहा बैंक ऑडिट के तो मैंने कोई नोट्स शायद दिए ही नहीं। सर, रिग्रेटिंग दैट आई डिड नॉट टुक योर क्लासेस इन इंटरमीडिएट, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू शुभम, थैंक यू बेटा। जल्दी से बताओ, अब कॉपी करके रखना लेकिन शुभम, ठीक है प्लीज। मिलते हैं कल दोबारा से सुबह 8 बजे। सीरियल की, अब काफी बच्चे बोल रहे हैं सर सीरियल की लिंक वगैरह कब आएगा, आ जाएगा, डोंट वरी। यूट्यूब पे 5 या 6 क्लासेस चल रही है, उससे पहले आ जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। आप अपना कमेंट जरूर कर देना वीडियो के नीचे, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चे वो भी जरूर करके जाना, ठीक है, बाय। रियाज वो लूंगा मैं। यूट्यूब रिवीजन में क्या मैंने नोट्स बनवाए हैं क्या, मैं देखता हूँ, अभी यूट्यूब वीडियो देखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ मैंने क्या नोट्स बनवाए हैं। चलो बाय, टेक केयर।